Hi guys, how are you? Guys, welcome to all of you at my YouTube channel. And guys, हम लोग डिडक्शन का चैप्टर क्लास 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं एंड दिस इज माय क्लास 2 फॉर डिडक्शन. आई एम वेरी श्योर जो क्लास 1 में मैंने आपको पढ़ाया था उसमें इफ यू रिमेम्बर तो हम लोगों ने क्या क्या कवर अप किया था वो मैं आपको याद करा देता हूँ. और अगर आप में से किसी ने अभी तक क्लास 1 नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो क्लास देखने के बाद ही आपको ये क्लास देखनी है, ठीक है जी. अच्छा जी, हमने क्या क्या पढ़ा था वो मैं आपको याद करा देता हूँ. हम लोगों ने एक तो बच्चे 80 TTA 80 TTB जो कि इंटरेस्ट रिलेटेड डिडक्शन हमने पढ़ी थी, और पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी 80U पढ़ा था आपने. इसके साथ अगर आपको याद हो तो हमने 80 DD पढ़ा था. इसके अलावा हम लोगों ने 80E वाली सीरीज पूरी पढ़ ली थी एंड इफ यू रिमेम्बर तो हमने 80 GG GGB GGC ये भी सब पढ़ लिया था, ठीक है जी. तो अब जो डिडक्शंस हमारी बच गई हैं वो आज हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है. कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर जो है आज आपका पूरी तरह से वाइंड अप हो जाए, ठीक है जी. ठीक है सर. और मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये स्ट्रिक्टली एज पर फाइनेंस एक्ट 2019 यानी कि फुली अमेंडेड आप पढ़ोगे, तो इसमें आपको दोबारा से कोई अमेंडमेंट अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर. चलिए जी, तो लेट्स स्टार्ट नाउ. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 80C वाली सीरीज. अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि पूरा का पूरा जो डिडक्शन का चैप्टर है वो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट CA, पार्ट डी इस तरह से डिवाइडेड है. आई एम वेरी श्योर आपको याद होगा. एंड जो पार्ट बी था उसका दैट वाज जो कि डिडक्शन मिलता था ड्यू टू पेमेंट्स. तो आप में से कौन याद करके बताएगा कि पेमेंट जब आप किसी को करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलता था पार्ट बी में, और अगर आपको कोई इनकम हो रही हो उसकी वजह से डिडक्शन मिलता था पार्ट सी या पार्ट CA में. यस सर, हमें याद है. तो अगर आपको याद हो तो हमारा पार्ट बी और पार्ट सी बचा हुआ है, ठीक है. और पार्ट बी के अंदर भी हम लोगों ने ई वाली सीरीज पूरी खत्म कर दी है, यस. और जी वाली सीरीज में 80G छोड़कर बाकी सब कर लिया था हमने, ठीक है सर. तो अब हम पार्ट बी वाली सीरीज को पहले पूरा खत्म करेंगे एंड देन हम पार्ट सी के अंदर जाएंगे, जिसके अंदर अगर आपको याद हो तो 80I IB ये सब हमने पढ़ना है, ठीक है सर. तो आइए स्टार्ट करते हैं जरा. सबसे पहले तो हम लोग, अच्छा ये बुक आप लोगों के पास ऑलरेडी है. इसमें जहां जहां पर चेंजेस हैं वो मैं आपको मार्क कराता जाऊंगा, बस उसको आप मार्क करते रहिएगा कि यस इस जगह पे चेंजेस आए हैं. और अगर कोई ऐसा बच्चा भी देख रहा हो जिसके पास ये असाइनमेंट नहीं हो तो ये जो असाइनमेंट है वो मैं इस क्लास के अंदर अपने चैनल के नीचे जो है इसको अटैच कर दूंगा, ठीक है. और जिनके पास बुक्स है वो बुक्स में से चेक करेंगे, ठीक है सर. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हमें देखना है कि 80C का जो डिडक्शन होता है उसके लिए एलिजिबल कौन होता है, ठीक है जी. तो हु इज एलिजिबल फॉर द डिडक्शन ऑफ 80C, तो आप प्लीज साथ में लिखते रहिए. एक तो इंडिविजुअल और एक HUF, ठीक है जी. तो 80C का जो डिडक्शन है या तो वो इंडिविजुअल को मिलता है या फिर HUF को मिलता है. अब इनको 80C में डिडक्शन क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ सर्टन पेमेंट्स. अब उन्होंने पेमेंट्स कहाँ करी है वो अभी मैं आपको चेक कराऊंगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि ये जो पेमेंट या जो भी एक्सपेंडिचर आपने करा है मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है 80C में, वो ध्यान रखना है आपने. वो है 1.5 लाख रुपए. इसका मतलब अगर आपने जितनी भी पेमेंट करी है, बहुत सारी स्कीम्स आपको दिखाऊंगा, उन सभी स्कीम्स का एग्रीगेट अगर 1.5 लाख से ज्यादा हुआ तो ये डिडक्शन रिस्ट्रिक्ट करेगी अप टू 1.5 लाख. तो अगर पेपर में आ जाता है कि कितना डिडक्शन मैक्सिमम आप 80C में क्लेम कर सकते हैं, आंसर इज 1.5 लाख, ठीक है जी. ठीक है सर. अब हमें देखना है कि आपने कहां कहां खर्चा करा है, कहां कहां कॉन्ट्रीब्यूशंस या पेमेंट्स करी हैं जिनकी वजह से आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C. तो पहला है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है जी. तो अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को मैं आपको पहले डिटेल में समझाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखना है बेटा. और मेरे लिए ना सेक्शन 80C के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे,
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो आराम से ध्यान से डिटेल में चेक करेंगे। कहते हैं अगर कोई भी पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को, अगर तो पे करने वाला व्यक्ति इंडिविजुअल है तो उसे डिडक्शन मिलता है जब वो प्रीमियम पे करता है या तो अपना या अपनी स्पाउस का या अपने बच्चों का। ठीक है जी, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन। ध्यान रखना यहां पे मैंने लिखा है एनी चिल्ड्रन। एनी का मतलब डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कोई सा भी हो सकता है। बट ये भी आपको यहां पे ध्यान रखना है कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेरेंट्स के लिए करेंगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है सर। और HUF को डिडक्शन मिलता है जब हम ये प्रीमियम पे करते हैं फॉर एनी मेंबर ऑफ HUF के लिए। ठीक है जी, तो किसी भी मेंबर ऑफ HUF के लिए जब आप ये प्रीमियम पे करोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ठीक है सर। अब इसमें ना कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि आपको कितना डिडक्शन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मिलेगा। तो अगर तो आपने पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले ली थी तो आप टोटल सम एश्योर्ड का 20% तक प्रीमियम आप पे कर सकते थे। ठीक है सर। लेकिन अगर ये पॉलिसी ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2012 लिया गया है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका मैक्सिमम जो होगा वो 10% होगा बेटा। इसका मतलब अगर आपने 10% से ज्यादा प्रीमियम पे करा होगा तो जितना आपने ज्यादा पे करा होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है सर। लेकिन 1 अप्रैल 2013 से एक अमेंडमेंट लाई गई थी और वो अमेंडमेंट क्या थी कि आप 15% तक ऑफ द सम एश्योर्ड प्रीमियम पे कर सकते हो फॉर इंश्योरेंस ऑन लाइफ ऑफ एनी पर्सन जो कि सफर कर रहा होगा एनी डिसेबिलिटी और अ पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U। इसका मतलब अगर आपने जो इंश्योरेंस कराया था एक ऐसे व्यक्ति का कराया था जो या तो सफर करेगा फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी या सीवियर डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U, या फिर अगर वो सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज जो कि अंडर सेक्शन 80 DDB है, तो उस केस में आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो 15% ऑफ सम एश्योर्ड का मिल जाएगा। लेकिन याद रखना दिस वाज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013। अगर आपने 15 से ज्यादा दिया होगा तो ये भी डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है जी। तो पहले हम चाहेंगे कि इस पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बिकॉज मेरे लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है कि वेदर मुझे डिडक्शन मिलेगी या नहीं। ठीक है जी। देखो, मिस्टर एक्स एज 48 ईयर्स, ठीक है जी, पेड following sum for लाइफ इंश्योरेंस। आपको सजेस्ट करना है अमाउंट ऑफ डिडक्शन जिसके लिए वो एलिजिबल होगा। ठीक है सर, अंडर सेक्शन 80C। अगर मैं ये कहूं प्रीमियम जो उसने पे करा फॉर सेल्फ, सम एश्योर्ड 5 लाख था। ठीक है जी। और प्रीमियम उसने पे करा है सपोज करो प्रीमियम जो उसने पे करा है वो है 70,000। ठीक है जी। 70,000 का प्रीमियम उसने पे करा है और ये पॉलिसी उसने ली थी ऑन 15 अक्टूबर 2011। ठीक है सर। फिर उसने प्रीमियम पे करा अपनी स्पाउस के लिए। पॉलिसी ली थी 1 नवंबर 2014। सम एश्योर्ड था बेटा
इसका भी 5 लाख और इसका प्रीमियम भी 70,000 था। फिर उसने प्रीमियम पे करा अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है जी। ये उसने पॉलिसी ली 1 अक्टूबर 2016 में, सम एश्योर्ड 10 लाख और जो प्रीमियम पे करा था वो था मान लो 2 लाख रुपए। तो आपको बस इन तीनों में ये बताना है कि कितना सम एटीसी में आउट हो जाएगा। तो सोच के बताइएगा, क्या फर्स्ट केस में, अगर हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, 70,000 अलाउड हो जाएगा सर। 5 लाख का सम एश्योर्ड था और क्योंकि पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले थी तो क्या हमें 20% ऑफ द सम एश्योर्ड अलाउड था। तो 20% मतलब 1 लाख तक, और आपने प्रीमियम कितना दिया 70, 100% अलाउड हो जाएगा। स्पाउस का अलाउड हो जाता है, लेकिन क्या ये पॉलिसी हमने 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद लिया है तो मैक्सिमम 10% अलाउड था, और बेटा 10% का मतलब 50,000, आपने कितना लिया हुआ है 70, तो 70 ना मिलकर क्या 50 का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है सर। और पेरेंट्स के लिए तो मिलता ही नहीं है, ठीक है जी। और अगर सर यहाँ पे चिल्ड्रन होता मिल जाता, अगेन 10 और 20 का ध्यान रखना है। लेकिन जो व्यक्ति का हम इंश्योरेंस करा रहे हैं, अगर वो सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज या सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी है तो क्या हम 15% तक क्लेम कर सकते हैं, उसके ऊपर डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है सर। तो आई एम वेरी श्योर सेक्शन 80C के अंदर लाइफ इंश्योरेंस हमारा क्लियर है। इसके बाद हमें 80C में डिडक्शन कब मिलता है, अगर आप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, अगर आपने कभी यूलिप सुना हो, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफ यूटीआई, या म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, या अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हो 5 साल के लिए, ठीक है, विद शेड्यूल्ड बैंक। याद रखना फिक्स्ड डिपॉजिट्स को हम लोग टाइम डिपॉजिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार फिक्स्ड डिपॉजिट ना लिखकर कई बार क्या लिखा होगा, टाइम डिपॉजिट्स। तो टाइम डिपॉजिट्स इन एनी शेड्यूल्ड बैंक अगर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years है तो यू विल बी एलिजिबल फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ठीक है सर। और ऐसे ही अगर आपने फिक्स डिपॉजिट 5 साल के लिए किया गया है बाय द इंडिविजुअल इन एन अकाउंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है, अंडर टाइम डिपॉजिट रूल्स, ठीक है सर, यानी कि शेड्यूल्ड बैंक में भी मिलेगा, पोस्ट ऑफिस में भी मिलेगा। या आपने इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स ऑफ यूटीआई या म्यूचुअल फंड, या कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसपीएफ या आरपीएफ। एसपीएफ समझते हैं ना, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का होता है। आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ऐसे ही अगर आपको याद हो तो एक पीपीएफ भी होता था, सैलरी के चैप्टर में पढ़ा है हमने। तो पीपीएफ में अगर आप डिपॉजिट करोगे तो भी एटीसी में मिलेगा। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में अगर आपने पैसा डाला तो भी मिलेगा। अगर आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, इसको जरा मार्क कर लेते हैं, ठीक है जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या होता है, इसका मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। इसमें जो लिखा है ना, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, इससे क्या मतलब होता है, एक एग्जांपल समझिए जरा, आपको समझ आ जाएगा। देखो, सपोज करो हमने ना 2014 में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 1 लाख रुपया, मान लो हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है सर। अब होता क्या है कि 2015 में प्रैक्टिकली क्या होता है एनएससी के अंदर, ये जो आपने 1 ईयर के लिए एनएससी में पैसा लगाया है ना, इसका जो इंटरेस्ट होता है ना, ये भी ना वापस इसमें ही क्रेडिट हो जाता है, यानी कि वो उसी में ही क्रेडिटेड हो जाता है, आपको नहीं मिलता। अच्छा, तो अब 2015 में क्या किया मैंने, 10,000 रुपए का एनएससी मैंने और परचेज कर लिया। लेकिन जो पुराना वाला एनएससी था ना, मान लेते हैं उस पर 1,000 रुपए का इंटरेस्ट अक्रू हो गया, मिला नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना सेल्फ क्रेडिट हो जाता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि ऑल्दो आपने 2015 में एनएससी कितने का खरीदे थे, 10 के, लेकिन हम आपको डिडक्शन कितनी देंगे, 11। क्या मतलब, जितने की आप एनएससी में पैसा लगा रहे हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जितना भी इंटरेस्ट क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर हुआ होगा, क्या वो भी एक तरह से वापस डिडक्शन में आ जाएगा। कैसे सर? सर वो ऐसे, क्योंकि वो एक तरह से आपको नहीं मिला तो इट इज ट्रीटेड एज इफ दिस इज री इन्वेस्टेड, और जैसे ही वो री इन्वेस्ट हो जाता है तो क्या वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना बेटा,
ठीक है जी, तो इसीलिए लिखते हैं एनएससी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन। ठीक है सर। ऐसे बच्चे अगर आपने शेयर्स या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स जो कि इशू किए गए हैं बाय इंडियन पब्लिक कंपनी या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसका सारा का सारा जो पैसा था यूटिलाइज किया गया था होली एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग, मेंटेनिंग, ऑपरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी या जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। मतलब अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स के अंदर सब्सक्राइब किया है, वो कौन सी कंपनी होनी चाहिए? इंडियन पब्लिक कंपनी होनी चाहिए या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। और वो कंपनी या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? उस पैसे से कहाँ इन्वेस्ट करेगा? वो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में या जनरेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में या फॉर प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। इन दैट केस जो भी आप शेयर्स, डिबेंचर या बॉन्ड में सब्सक्राइब करेंगे आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है सर। एनी पेमेंट मेड टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मतलब अगर आपको याद हो तो अगर आपने कोई लोन लेकर घर कंस्ट्रक्ट किया है तो आपने उसके अंदर प्रिंसिपल और ब्याज दोनों देने होते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हाउस प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाया गया था कि इंटरेस्ट का डिडक्शन सेक्शन 24B में मिलता था हमें, लेकिन प्रिंसिपल जो कंपोनेंट होगा ना उसका डिडक्शन आप 80C में ले सकते हो। ठीक है सर। ट्यूशन फी ऑफ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, याद रखना ये ट्यूशन फी जो होता है ना ये उन इंस्टीट्यूशंस का होता है जो आपको होल टाइम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अरुण सेतिया क्लासेस में अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो क्या जो अरुण सेतिया क्लासेस में आप फीस पे करते हो क्या 80C में डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज नो। याद रखना स्कूल, यूनिवर्सिटी जो लोग होल टाइम एजुकेशन देते हैं उनका ट्यूशन फी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ठीक है सर। या फिर डिपॉजिट इन एन अकाउंट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स या फिर एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल या HUF एज सब्सक्रिप्शन ऑफ होम लोन अकाउंट स्कीम ऑफ NHB। आप समझ रहे इसके अंदर क्या है? 80C के अंदर बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके अंदर अगर आपने पैसा लगाया तो आपको अल्टीमेटली 80C का बेनिफिट मिल जाएगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1,50,000। और किसको मिलता है? या तो इंडिविजुअल्स को या फिर HUF को। ठीक है सर। अब देखिए मैं इसके अंदर ना लिस्ट तो हमारे पास काफी सारी होती है। ठीक है। तो अब आपके लिए जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन मेड बाय द इंडिविजुअल या HUF टू एनी सच डिपॉजिट स्कीम ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज या अप्रूव्ड अथॉरिटीज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर कंस्ट्रक्शन या परचेज ऑफ हाउस इन इंडिया फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस। ठीक है ना। मतलब ये जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं, अगर आप इन कंपनीज के अंदर डिपॉजिट स्कीम्स में पैसा लगा रहे हो जो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में या परचेज ऑफ हाउस इन इंडिया फॉर रेजिडेंशियल पर्पस को एनकरेज करती हैं, तो भी हम आपको डिडक्शंस दे देंगे। ठीक है सर। और अब ये जो है ना दो, ये ध्यान से सुन लीजिए, बस खत्म हो गया हमारा। एनी सम डिपॉजिटेड इन सुकन्या समृद्धि स्कीम इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल या एनी गर्ल चाइल्ड ऑफ दैट इंडिविजुअल या एनी गर्ल चाइल्ड टू हुम सच इज अ लीगल पर्सन इफ स्कीम सो स्पेसिफाइज। मतलब अगर आपने सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर कोई भी पैसा लगाया तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C में। ये एक नया आया है बच्चे फाइनेंस एक्ट 2019 में। ये हम कब पढ़ेंगे? आफ्टर 80CCD जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यहाँ पर क्लॉज क्या है। ठीक है जी। ठीक है सर। तो अब मैं ना आपको 80C के अंदर थोड़ा सा बता रहा हूं कि आपने ये लिख लेना है, जो आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है। देखो अगर मैं पूछूं कि 80C मेन आपको देता है LIP लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है जी, या फिर किसी भी शेड्यूल्ड बैंक या किसी भी पोस्ट ऑफिस में अगर आपने 5 साल के लिए FD करा रखी है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। RPF, SPF, PPF प्रोविडेंट फंड स्कीम में पैसा लगाओगे तो भी मिलेगा। अगर आपने सपोज ट्यूशन फी पे करा है बच्चों का सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने कोई परचेज या कंस्ट्रक्शन करा है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी
तो उसकी जितनी भी रीपेमेंट्स होंगी, ठीक है जी, ऑफ प्रिंसिपल ओनली, इंटरेस्ट का नहीं, क्या उसका भी डिडक्शन मिलेगा? बिल्कुल सही है। और इसके अलावा सुकन्या समृद्धि स्कीम में अगर आपने पैसा लगाया तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा, बिल्कुल सही। अगर आपने शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स खरीदे हैं किसी ऐसी इंडियन पब्लिक कंपनी के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो डेवलप करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी या टेलीकम्युनिकेशन या जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो भी आपको एटीसी में बेनिफिट मिलता है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें अगर आप रिवाइज ना भी कर पाए तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आपको जितना मैंने बताया वो याद हो चुका है। और एक एनएससी तो मैं भूल ही गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, और उसके अंदर इंटरेस्ट अक्रूड डेयर ऑन, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। और पीपीएफ, आरपीएफ ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। यूलिप प्लान ध्यान रखना, यूलिप ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। तो इन शॉर्ट एटीसी के अंदर हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनमें अगर आप पैसा लगाओगे तो कलेक्टिवली आपको 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिल सकता है फ्रॉम योर जीटीआई। ठीक है सर, बिल्कुल समझ आ गया सर। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट में। अब देखिए एटीसीसीसी, देखिए एटीसीसीसी अगेन किसको मिलता है? सिर्फ इंडिविजुअल्स को। एटीसी किसको मिलता था? इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को। और एटीसी किसको मिलता है? एटीसीसीसी ओनली टू इंडिविजुअल्स। कब मिलता है बच्चे? जहां डिपॉजिट इज मेड इन एनी पेंशन प्लान ऑफ एलआईसी। अगर आप एलआईसी के पेंशन प्लान में पैसा जमा करा रहे हो, मैं रिपीट करूंगा, अगर आप एलआईसी के पेंशन प्लान में अगर आप पैसा लगा रहे हो या एनी अदर प्राइवेट इंश्योरर, मैं रिपीट करूंगा, एलआईसी का पेंशन प्लान या किसी और प्राइवेट इंश्योरर के पेंशन प्लान में अगर फॉर रिसीविंग पेंशन फ्रॉम द फंड सेट अप बाय द सेड कॉर्पोरेशन, तो जितना पैसा आप जमा कराओगे सब्जेक्ट टू 1.5 लाख रुपए आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है जी। बट ये ध्यान रखना आपने, जब भी सरेंडर वैल्यू आएगी, जैसे अभी तो आप जमा करा रहे हो तो डिडक्शन मिल जाएगा, एंड में जब इसकी सरेंडर वैल्यू मिलेगी वो टैक्सेबल हो जाएगी इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट इन द हैंड्स ऑफ असेसी या नॉमिनी। ठीक है जी, ठीक है सर, बहुत बड़ी। चलिए अब हम करने जा रहे हैं एटीसीसीडी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। आधे से ज्यादा लोगों को एटीसीसीडी कभी समझ नहीं आया है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा हमें कि ये क्या होता है। और इसी से जुड़ी हुई है हमारी 80C वाली अमेंडमेंट, ठीक है ना। तो 80C की अमेंडमेंट को अगर आप लॉजिकली समझना चाहते हो तो आपको 80CCD समझना पड़ेगा बड़े ध्यान से। ठीक है सर, समझाइए सर। देखो ये, इसको ना पहले मैं यहां से आपको डिटेल से समझाता हूं ये क्या लिखा हुआ है। देखो 80CCD में ना 3 प्रोविजंस है बच्चे। एक तो है CCD 1, एक है CCD 1B और एक है CCD सबसेक्शन 2। ठीक है जी, ठीक है सर। अब CCD सबसेक्शन 1 क्या कहता है, पहले सुनिएगा ध्यान से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 1, कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉय होगा, हाँ जी, पहले नंबर पे मैंने क्या बोला, कोई भी पर्सन जो क्या होगा, एम्प्लॉय। अगर वो एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसकी ज्वाइनिंग ऑन आफ्टर 2004, और अगर वो एम्प्लॉय ऑफ एनी पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसको भी ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी। अब एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलता है 80CCD 1 में अगर वो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन करते पाए गए, किसमें, पेंशन स्कीम विच इज नोटिफाइड। इसका मतलब अगर नोटिफाइड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयज ने किसी भी तरह का कोई भी कंट्रीब्यूशन करा तो उन्हें मिलेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1 में। तो 80CCD सबसेक्शन 1 में डिडक्शन कब मिलती है, जब कोई भी एम्प्लॉय, वेदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और या फिर वो एनी एम्प्लॉय अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर डिपॉजिट करता पाया गया किसी भी तरह का कोई भी अमाउंट टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम, तो उसको 80CCD 1 में मिलेगा डिडक्शन। ठीक है सर। कितना मिलेगा सर? उसको मिलेगा जितना भी वो अमाउंट डिपॉजिट करेगा या फिर
10% ऑफ हिज सैलरी इन द प्रीवियस ईयर। और यहां पे सैलरी से मेरा मतलब है बेसिक प्लस डीए। डीए कौन सा वाला? जो कि फॉर्मिंग पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। इन दोनों में से जो भी लीस्ट होगा वो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है जी। जितना वो अमाउंट डिपॉजिट करेगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ सैलरी। लेकिन अगर वो एम्प्लॉई नहीं है, मान लो अदर देन एम्प्लॉई, लाइक मैं बिजनेसमैन हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो उसको भी 80CCD1 में डिडक्शन मिलेगा। लेकिन जो लोग एम्प्लॉइज नहीं है उनको डिडक्शन कितना मिलेगा? जितना भी वो अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, या 20% ऑफ जीटीआई। याद रखना इनकी सैलरी इनकम नहीं होगी, तो इसीलिए 20% किसका लिया गया? जीटीआई का। ठीक है सर। अब मेरा क्वेश्चन है फिर से, 80CCD1 एम्प्लॉइज को भी बेनिफिट दे रहा है और नॉन एम्प्लॉइज को भी। एम्प्लॉइज में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को भी बेनिफिट दे रहा है और अदर एम्प्लॉइज को भी दे रहा है। अगर हम एम्प्लॉइज की बात करें तो मैक्सिमम कितना है? अमाउंट डिपॉजिटेड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ द सैलरी। सैलरी का मतलब क्या? बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट। ठीक है सर। और अगर मान लीजिए कि आप एम्प्लॉई नहीं है, एनी अदर पर्सन है, तो 20% ऑफ जीटीआई तक आप बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है सर। अब गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि जितने लोगों को हम लोगों ने 80CCD1 में बेनिफिट दिया था, क्या हमने उन पे एक लिमिट लगाई हुई है? बिल्कुल। तो अब 80CCD1B में गवर्नमेंट ने क्या कहा? ओके फाइन, आप एक काम करेंगे, जिन लोगों को 80CCD1 में एलिजिबिलिटी मिली थी उन्हीं लोगों को कहा गया कि अगर आप चाहो तो एक एडिशनल बेनिफिट ले सकते हो अप टू 50,000 80CCD1B के अंदर। क्या मतलब है सर? देखो, मान लो 10% ऑफ सैलरी बनता था मेरा, सपोज करो 12,000, तो 80CCD1 के अंदर तो मैं मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर पा रहा हूं? 12,000। या मान लो 72 बनता था, 72,000, तो इसका मतलब 80CCD1 में तो लिमिट आ गई। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं इस स्कीम के अंदर और पैसा लगाना चाहता हूं, तो क्या अपार्ट फ्रॉम CCD1 क्या मैं CCD1B की मदद लेकर क्या अप टू 50,000 में और जमा करा सकता हूं? बिल्कुल सही है। क्या यहां तक क्लियर? ठीक है सर। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने क्या यहां पर एक एनहांसमेंट कर दिया। ठीक है सर। अब CCD2 किस लिए मिलता है वो भी सुन लो। ये मिलता है जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब अगर एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूशन करा है आपके बिहाफ पर, तो आपका पहले वो सैलरी इनकम बनेगा और बाद में आपको 80CCD2 में डिडक्शन मिलेगा। याद रखना, एम्प्लॉयर ने अगर कंट्रीब्यूशन करा है टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, तो सैलरी के चैप्टर में पहले ये आपकी ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनेगा और बाद में आपको नीचे मिल जाएगी डिडक्शन। ठीक है सर। अब इसमें भी डिडक्शन कितनी मिलेगी? वही है बच्चे, 10% ऑफ सैलरी या फिर अमाउंट डिपॉजिटेड, दोनों में से जो भी लोअर होगा। क्या यहां तक ठीक है? अब इसमें अमेंडमेंट्स कहां कहां आई हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक तो अमेंडमेंट आई है 80CCD2 में। 80CCD2 में 10% होता था ऑफ सैलरी और अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लोअर फॉर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये जो 10% था ये 14% कर दिया है अगर आपका एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसका मतलब अदर एम्प्लॉयर्स के लिए आज भी 10 ही है, लेकिन फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिडक्शन अब 14% मानी जाएगी, ना कि 10%। ओके, तो ये ध्यान रखना है, ये मेरी पहली आपको यहां पर छूट मिल गई। ठीक है ना? तो ये हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर। यहां तक क्लियर है? ठीक है सर। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, अब वो क्या था? अब वो ये था कि यहां पर ना गवर्नमेंट ने इधर तो एनहांसमेंट कर दिया, 10 और 14 कर दिया अगर एम्प्लॉयर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपको थोड़ा बेनिफिट और देने के लिए, देखो क्या किया इन्होंने, ध्यान से देखेंगे आपको लॉजिकली समझ आएगा क्या हुआ। 80C के अंदर उन्होंने ना एक क्लॉज डाल दिया
और क्या कहा, अब देखो जरा, बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ओहो, एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पेसिफाइड अकाउंट ऑफ पेंशन स्कीम रेफर्ड इन 80CCD, उससे 80C में भी बेनिफिट मिल सकता है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड नॉट लेस देन 3 years। मतलब आपने जो भी कंट्रीब्यूशन करा होगा वो मिनिमम 3 साल के लिए होना चाहिए, विच इज इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या मतलब हुआ सर, आप ध्यान से देखो, इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज पे पूरी मेहरबान हो गई। कैसे मेहरबान हो गई, इसका मतलब अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो क्या CCD 1 में क्या वो पहले 10% का ले लेगा? ठीक है सर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो 80CCD 1 के अंदर एक आदमी की सैलरी थी 720। अभी तक क्या हो रहा था कि वो कितनी डिडक्शन कर ले सकता था, ध्यान से देखो, या तो जितना भी अमाउंट डिपॉजिट होगा, मैक्सिमम की बात करें अगर हम, इफ आई सिंपली टॉक अबाउट मैक्सिमम, तो क्या वो 72,000 यहां ले लेता था? ठीक है सर। इसके बाद 1B के अंदर 80CCD 1B के अंदर 50,000 और ले लेता था, तो इसका मतलब वो 1,22,000 तक का बेनिफिट तो ले लेता था। ठीक है जी। अब गवर्नमेंट ने इसको बोला कि अगर तेरे को मान लो 1.5 लाख तूने कराना चाहता है तो बाकी का जो कंट्रीब्यूशन है ना, कितना बचा, 28, ये तुम 80C में ले लो। ओहो, इसका लेकिन 80C वाले में आपको ध्यान रखना होगा कि आपको फिक्स्ड पीरियड नॉट लेस देन 3 year आपको वो पैसा जमा कराना पड़ेगा। ठीक है सर, इसका मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज पर क्या गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 10 से 14 तक बढ़ा दिया, और उसके खुद के कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट CCD 1 में तो अभी भी कितना रखा, 10, लेकिन एक्स्ट्रा अगर वो करना है तो 1B में ले ले, और एक्स्ट्रा करना है तो क्या वो 80C में भी ले सकता है। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा 80CCD खत्म हो गया, लेकिन अब इसके अंदर कुछ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसमें अमेंडमेंट आई है, वो भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए डेथ ऑफ असेसी हो जाती है, ठीक है जी, डेथ ऑफ असेसी हो जाती है, तो अगर उस आदमी की डेथ हो जाती है और अगर जो भी अमाउंट रिसीव किया जाएगा ऑन क्लोजर या ऑप्टिंग आउट फॉर द पेंशन स्कीम, वो नॉमिनी के हाथ में क्या होगा, एग्जाम्प्ट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो इस स्कीम के अंदर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को जो भी पैसा मिलेगा वो एग्जम्प्ट रहेगा। ये लिख दिया गया 80CCD 3 के अंदर। ठीक है जी। लेकिन अगर डेथ नहीं होती और अगर वो स्कीम को क्लोज करा के ऑप्ट आउट कर लेता है या वो अपने पेंशन स्कीम में चला जाता है, तो फिर अब लॉ क्या कहता है वो सुनो। लॉ कहता है यहां पर, पहले तो वहां पे आप समझना कि अगर उसने ऑप्ट आउट किया या फिर उसने पेंशन स्कीम में चला गया, वो ऑप्ट आउट का मतलब होता है कि उसने कहा मुझे बंद कर दो, मेरा पैसा वापस कर दो, या फिर वो ये भी कह सकता है कि मुझे मेरे पैसे को पेंशन स्कीम में कन्वर्ट कर दो। लॉ कहता है वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। पहले तो वो आपके हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल। पहले तो यहां तक क्लियर हो गया। डेथ होने पर नॉमिनी के हाथ में एग्जम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब वैसे तो खत्म हो गया, 80CCD खत्म, लेकिन सेक्शन 10 के अंदर ना क्लॉज 12A और 12B बनाए गए जिसमें 2 एग्जम्पशन दी गई है। अब वो सुनो कौन सी 2 एग्जम्पशन है। पेमेंट फ्रॉम NPST टू एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ क्लोजर या ऑप्टिंग आउट ऑफ पेंशन। अगर किसी पर्सन ने अपने अकाउंट को क्लोज करा लिया तो वो टैक्सेबल है, यहां तक तो ठीक था। लेकिन अब उसकी टैक्सेबिलिटी में सेक्शन 10 क्लॉज 12A में कुछ एग्जम्पशन आ रही है, और वो एग्जम्पशन कितनी है, एग्जम्प्ट अप टू, पहले लिखा होता था 40% ऑफ द टोटल अमाउंट पेबल। यानी कि पहले क्या होता था, जितना अमाउंट पेबल होता था उसका 40% तक एग्जम्प्ट होता था, रिमेनिंग 60 टैक्सेबल होता था। अब इसमें भी अमेंडमेंट आ गई है, 40% कट के अब हो गया 60%। इसका मतलब 60% तक एग्जम्प्ट होगा, रिमेनिंग टैक्सेबल होगा। अच्छा, तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि 80CCD ने तो ये कहा कि हम टैक्स करेंगे, सेक्शन 10 12A ने कहा हम टैक्स तो करेंगे, लेकिन
उसमें से 60% हम एग्जाम्प्ट करेंगे, रिमेनिंग पोर्शन को हम टैक्स करेंगे। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट। मान लो आपने पेमेंट फ्रॉम एनपीएसटी टू द एम्प्लॉय ऑन पार्शियल विड्रॉल। मान लो अचानक से आपको पैसे की जरूरत पड़ गई और आपने उस स्कीम में से पार्शियल विड्रॉ कर लिया, तो पार्शियल विड्रॉ करने पर टैक्सेबिलिटी आएगी, लेकिन सेक्शन 10(12)(b कहता है इसमें से भी एग्जम्प्ट हो जाएगा अप टू 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम। यानी कि जितना आपने कंट्रीब्यूशन करा होगा उसका 25% तक हम आपको कर देंगे एग्जम्प्ट। जितना भी आपने पैसा, मैं रिपीट करूंगा, जो भी कंट्रीब्यूशन आपने अभी तक करा होगा उसका 25% तक आपको मिल जाएगा एग्जम्पशन, एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बिकम योर टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है जी, ठीक है सर। तो मेरे ख्याल से इन दोनों में एग्जम्पशंस भी मैंने साथ में पढ़ लिया ताकि हम लोगों को ये लिंक कर सके हम। ठीक है, तो हाँ जी बेटा, तो जरा एक बारी एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग एक बारी। कहते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 12 में क्या कहता है कि अगर किसी पर्सन ने ऑप्ट आउट कर लिया फॉर क्लोजर ऑफ द स्कीम, तो हम क्या करेंगे, जितना भी अमाउंट ऑफ पेमेंट मेड टू हिम बाय एनपीएसटी होगा उसका 60% तक हम एग्जम्प्ट कर देंगे, रेस्ट अमाउंट जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, अप टू 60%। तो इसका मतलब ये है कि अगर एनपीएसटी जो है, मान लेते हैं टोटल पेमेंट कर रहा है 10 लाख रुपए की, तो 60% ऑफ दिस अमाउंट यानी कि 6 लाख तक एग्जम्पशन आपको सेक्शन 10 क्लॉज 12A में मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, ऑन दी कॉन्ट्ररी 10(12)(b कब लगता है, जब आप पार्शियल विड्रॉ करते हो। मान लो अचानक से आपको पैसे की जरूरत है और आपने पार्शियली विड्रॉ कर लिया, तो सेक्शन 10 क्लॉज 12B क्या कहता है कि अगर मान लो आपने कोई भी पेमेंट फ्रॉम एनपीएसटी टू द एम्प्लॉय ऑन, अगर आप पार्शियल विड्रॉ कर रहे हो तो हम उसमें से भी आपको कुछ एग्जाम्पशन देंगे, बट वो एग्जाम्पशन कैसे होगी, ध्यान से पहले सुनो। वो कहता है मान लो एक आदमी ने कंट्रीब्यूशन करा हुआ है एनपीएसटी में, सपोज करो 5 लाख का, तो अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इन केस ऑफ पार्शियल विड्रॉल 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय यू, यानी कि अगर आपने अभी तक कंट्रीब्यूशन 5 लाख करा था ना, तो 25% यानी कि 1,25,000 तक अगर आप विड्रॉ करते हो तो हम आपके हाथ में टैक्सेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने ज्यादा विड्रॉ करा तो 1,25 तक आपको मिलेगी एग्जम्पशन, रिमेनिंग अमाउंट आपके हाथ में हो जाएगा टैक्सेबल। ओके, तो सर अगर ऐसा लिखा हो कि हमारा कंट्रीब्यूशन 5 लाख था और 5 लाख में से हमने 1.5 लाख विड्रॉ किया, तो बेटा 5 लाख कंट्रीब्यूशन का 25% 1.25 एग्जम्प्ट, आपने कितना विड्रॉ कर लिया, 1.5, तो 25,000 विल बिकम टैक्सेबल। ठीक है सर, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जितना ओवर एंड अबव 25% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या, वो टैक्सेबल होगा। बिल्कुल सही। और एक और बात, ये बेनिफिट सिर्फ एम्प्लॉइज को है। इसका मतलब ये हो गया, आप देख सकते हैं क्लोजर पे भी जो छूट है जो कि 40% से बढ़कर अब कितनी हो गई, 60, और जो पार्शियल विड्रॉल पे भी जो छूट है, क्या वो खाली एम्प्लॉइज के लिए ही है। अदर देन एम्प्लॉइज अगर क्लोजर कराते हैं या पार्शियल विड्रॉ करते हैं, क्या उनके हाथ में फुली टैक्सेबल होगा। बिल्कुल सही। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं हमारा ATCCD कंप्लीटली समझ आ गया आपको। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर, वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है ATCCE। ठीक है जी, अब ATCCE कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा है ATC, CCC, CCD1 तीनों मिलाकर मैक्सिमम 1.5 लाख हो सकते हैं। CCC एंड CCD1 तीनों मिलाकर आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 1.5 लाख। सर एक बात बताओ, ATCCD1B का 50,000 क्या वो 1.5 के अलावा है? बिल्कुल। और ATCCD2 जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था, क्या वो भी 1.5 लाख के अलावा है? बिल्कुल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन तीनों का मिलाकर मैक्सिमम 1.5 लाख तक मिल सकता है। ठीक है जी, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे इसका आंसर करके दिखाइए। देखो जरा, सपोज करो ATC के अंदर
जितनी भी मैंने आपको स्कीम्स दिखाई थी उसमें से कुछ स्कीम में मैंने पैसा लगाया और टोटल मुझे 50,000 का डिडक्शन वहां से मिल गया। ठीक है सर। फिर 80CCD1 में हमने अपना कंट्रीब्यूशन डाला, सपोज 1,25 का, ठीक है, और 80CCD1B में हम लोगों ने 50,000 यहां क्लेम कर लिया, ठीक है, और 80CCD2 में हमें मिला मान लो 40,000 का यहां पर है। तो आपको बताना है मेरे को टोटल डिडक्शन कितनी मिलेगी। ध्यान से देखना, दिस प्लस दिस, 80CCC तो है ही नहीं, को मिलाकर पहले टोटल कर लो कितना है, 1,75, तो ये कितना मिलेगा मैक्सिमम 1.5। ठीक है, ये पूरा मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। क्या ये भी मिल जाएगा? यस सर, ये भी मिल जाएगा। ओके, अब समझ आ गया सर। ठीक है जी, ठीक है सर। अब आ जाओ, हमारा लास्ट 80C की सीरीज हमारी खत्म हो जाएगी बेटा, और वो है 80CCG। वैसे मैं आपको बता दूं, पेपर के लिए ये मेरी नजरों से देखोगे तो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि ये डिडक्शन 18-19 असेसमेंट ईयर से मिलनी बंद हो गई थी। ठीक है ना, तो मैं इसको नहीं मानता कि ये इंपॉर्टेंट है, बट मैं एक बारी करा रहा हूं, फिर मैं वजह बताऊंगा कि मैं क्यों करा रहा हूं। हालांकि मेरे हिसाब से ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो एक बारी फटाफट से देख लेंगे ऐसे ही। एक्चुअली में ना, इसमें गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि जिन लोगों की, पहली बात तो रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए वो, ठीक है जी, और उनकी GTI 12 लाख से ऊपर ना हो, तो वो लोग 80CCG में बेनिफिट ले सकते थे। उनको क्या करना था, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी थी। अब इक्विटी शेयर्स या लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी फंड, और किसके शेयर्स खरीदने थे, उसके लिए एक स्कीम बनाई गई थी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी थी। तो अगर आप इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स अगर आप बाय करते हो उन लोगों की या उन कंपनीज की जिन्हें नोटिफाइड किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर आपकी GTI 12 लाख से अधिक नहीं थी, तो आपको बेनिफिट मिलता था जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उसका 50%। मान लो मैंने शेयर्स खरीदे हैं 1 लाख के, तो मुझे 50,000 का बेनिफिट मिलेगा, मतलब फर्स्ट के हिसाब से, या फिर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25,000। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि इसके अंदर अपर लिमिट थी 25,000। तो मान लो अगर आपने 35,000 का शेयर खरीदे थे, तो 35,000 का 50% यानी कि 17.5 और 25, विच एवर इज लोअर, तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाता था। इसमें एक लॉक इन पीरियड होता था बच्चे, और वो लॉक इन आपको मिलना था 3 साल के लिए, आपके ऊपर लॉक इन पीरियड था। मतलब आप इसको 3 साल तक बेच नहीं सकते थे। अगर आपने विद इन 3 ईयर इसको सेल कर दिया, तो फिर होगा क्या, जो भी आपको डिडक्शन मिला था वो आपकी इनकम बन जाएगी, नंबर 2। और ये डिडक्शन 3 साल के लिए लाई गई थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये डिडक्शन कंसेक्यूटिव 3 ईयर्स के लिए लाई गई थी, यानी कि आप पहले साल करो, सेकेंड ईयर करो, थर्ड ईयर करो, आपको डिडक्शन मिलता रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने साफ कह दिया था कि नो डिडक्शन फॉर दिस सेक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर कमेंसिंग फ्रॉम ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018, यानी कि असेसमेंट ईयर 18-19 से आपको ये डिडक्शन मिलना बंद, यानी कि यू कैन से प्रीवियस ईयर 17-18 से डिडक्शन मिलनी बंद हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, अब उसका रीजन सुन लेते हैं। ठीक है जी, देखिए हुआ ये कि मान लो 16-17 में किसी ने पैसा जमा कराया था, ठीक है ना, 17-18 में फ्रेश पर्सन तो एंटर नहीं कर सकता था, लेकिन क्योंकि इस स्कीम में गवर्नमेंट ने कहा था कि आप 3 साल तक बेनिफिट ले सकते हो, तो 16-17 में जिसने बेनिफिट लिया था, क्या 17-18 में गवर्नमेंट ने उसको अलाउ कर दिया होगा कि वो ले सकता है, और 18-19 में भी क्या वो ले सकता है। इन शॉर्ट, क्या यही इसकी मैक्सिमम रेंज थी। इसके बाद अगर मैं आज बोलूं, क्योंकि हमारे पेपर में तो फाइनेंस एक्ट 2019 आ रहा है, यानी कि हम लोगों को 1920 असेस प्रीवियस ईयर होगा, तो 1920 में तो ये आने का कोई मतलब ही नहीं है ना।
बट मैंने क्यों करा दिया, क्योंकि कई बार आई डोंट नो, कई बार ऐसा हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन छोटे मोटे आपको दिख जाते हैं, तो आप कहीं घबरा ना जाओ, ठीक है। वैसे मेरे लिए इट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। ATCC जी, लो जी, ATC की सीरीज हमारी हो गई पूरी खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी अगली सीरीज, दैट इज 80D की सीरीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन 80D, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 80D, ठीक है जी। तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूं, आइए देखते हैं कैसे। चलिए अब इसकी जरा एक बारी हेडिंग लिखेंगे जरा। 80D में जो आपको डिडक्शन मिलता है ना, दैट इज फॉर मेडिकल इंश्योरेंस। देखिए, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो 80C में मिलेगा, अगर आपने मेडिक्लेम कराया है तो आपको 80D में मिलेगा। देखिए, 2-3 डिडक्शंस ऐसी होती हैं जो हर पर्सन मेरे हिसाब से क्लेम करता है। आप अपने पापा को देखेंगे ना, तो आपके पापा भी ना 80C में LIC का और 80D के अंदर मेडिक्लेम का डिडक्शन 100% ले रहे होंगे, आप बेशक चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो 80D का जो हमें डिडक्शन मिलता है ना, वो कितना मिलता है, कैसे मिलता है, ये अब हम डिटेल में समझने जा रहे हैं। बहुत बड़ा है ये, बट मैं आपको बड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन दूंगा, ध्यान से देखेंगे कैसे। देखिए, पहले तो हमें ये समझना है कि 80D का जो डिडक्शन है वो मिलता किसको है। तो आप लिख लीजिए, इंडिविजुअल्स को भी मिलता है और HUF को भी मिलता है। तो पहले हम इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, ठीक है जी। इंडिविजुअल्स को मिलता है सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, लेकिन याद रखना यहां पे चिल्ड्रन डिपेंडेंट होने चाहिए। या तो हमने अपना या अपनी स्पाउस का या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन का हमने क्या कराया है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस कराया है, तो हमें 80D में डिडक्शन मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने पेरेंट्स का भी सेपरेटली मेडिक्लेम इंश्योरेंस कराया है तो भी आपको डिडक्शन 80D में मिलेगा। अच्छा, तो सर इसके अंदर आपको जो बेनिफिट मिलता है 80D में, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का अलग मिलता है और पेरेंट्स का अलग मिलता है, बिल्कुल सही, ठीक है जी, ठीक है सर। अब हमें किस किस का डिडक्शन मिलता है वो आराम से समझेंगे। सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन का तीनों का मिलाकर 50, बट अगर इन तीनों में से कोई भी इंश्योर्ड पर्सन सीनियर सिटीजन होगा तो वो हो जाएगा 50,000, यानी कि 25,000 की लिमिट बढ़कर हो जाएगी 50,000 अगर इनमें से कोई भी इंश्योर्ड पर्सन सीनियर सिटीजन हुआ तो। सेम पेरेंट्स के लिए मिलेगा 25, लेकिन अगर पेरेंट्स में से कोई भी इंश्योर्ड पर्सन सीनियर हुआ तो ये लिमिट बढ़कर हो जाएगी 50, ठीक है सर। तो सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का मैक्सिमम 50 3 का और 50 पेरेंट्स का। याद रखना, पेरेंट्स के आगे मैंने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि अगर आपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस कराया है तो आपको मिलेगा, बात खत्म, ठीक है सर। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये जो अमाउंट है ना, गवर्नमेंट ने कहा कि आप इसको 3 अलग अलग जगहों पे या तीनों को क्लब करके जैसे मर्जी अवेल कर सकते हो। लिमिट यही है, लेकिन अब इसको आप कैसे अवेल कर सकते हो वो मेरा क्वेश्चन है। ये बेटा 25,000 है, ठीक है ना। अब वो कैसे क्लेम अवेल कर सकते हो वो समझते हैं आपने। गवर्नमेंट कहती है एक काम करो, या तो आप क्या करो, इंश्योरेंस करा लो, अपना मेडिक्लेम इंश्योरेंस करा लो किसी भी इंश्योरेंस से, तो हम आपको 80D में डिडक्शन दे देंगे। तो इसका मतलब पहला तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है सर, बिल्कुल सही। या फिर आप क्या करो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा लो। या फिर आप, अगर आपको लगता है कि आप सीनियर हो और आपका इंश्योरेंस नहीं हो रहा है, तो आप एक काम करो, उस साल अगर आपने किसी भी सीनियर व्यक्ति पर कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर खर्च किया है तो वो भी आप 80D में क्लेम कर लो। सर मैं बार बार बोल रहा हूं, अलग अलग लोग हैं तो भी यही लिमिट है, तीनों को मिला के लोगे तो भी यही लिमिट है, ठीक है सर, ठीक है जी, बिल्कुल सही है सर। मेडिकल एक्सपेंडिचर सबका मिलेगा, सिर्फ सीनियर का, सिर्फ सीनियर का। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किसी का भी, और इंश्योरेंस प्रीमियम किसी का भी। सेम यहां पर भी उन्होंने लिख दिया कि पेरेंट्स का इंश्योरेंस, पेरेंट्स का मेडिकल हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, या फिर पेरेंट्स के ऊपर अगर पेरेंट्स सीनियर है तो जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट पे एक्सपेंडिचर खर्च होगा वो भी आप 80D में क्लेम कर सकते हो, ठीक है सर। अब यहां पर गवर्नमेंट क्या कह रही है उसको समझना है हमें। गवर्नमेंट कह रही है कि आपको एंश्योर करना होगा कि ये जो प्रीमियम है ना,
ये पे किया गया होना चाहिए एनी मोड अदर देन कैश। इसका मतलब अगर आपने ये प्रीमियम कैश में पे कर दिया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है सर। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए गवर्नमेंट ने ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। इसका मतलब किसी भी मोड में, चाहे कैश में चाहे अदर देन कैश, अगर आप ये अमाउंट पे करोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने एक और लिमिट लगा दी, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में मैक्सिमम 5,000 तक का ही बेनिफिट ले सकते हो आप। ठीक है जी, 5,000 से ऊपर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा। 5,000 तक का बेनिफिट आप ले सकते हो किसमें? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में, उससे ऊपर नहीं ले पाएंगे आप। ठीक है सर। और मेडिकल एक्सपेंडिचर का जो हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं, दैट मस्ट बी इनकर्ड ऑन अ सीनियर पर्सन। ठीक है ना। अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर खर्च किया जा रहा था एक ऐसे व्यक्ति पर जिसकी उम्र 50-55 साल थी, तो वो आपको 80D में अलाउड नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है सर। सर एक बारी जरा अब बेयर एक्ट की लीगल वर्डिंग में आपको दिखा देता हूं। एलिजिबल पर्सन कौन है? इंडिविजुअल HUF, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। डिडक्शन किसका मिलेगा? कोई भी अमाउंट जो आप पे करोगे टू द हेल्थ इंश्योरेंस, वहां पे था लाइफ इंश्योरेंस, अंडर द स्कीम मेड बाय GIC, अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या एनी अदर इंश्योरर, या फिर अप्रूव्ड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि IRDA। ठीक है सर। या कोई भी अमाउंट अगर आपने पे करा होगा फॉर द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ठीक है सर। इसी तरह से कंडीशन टू बी कंप्लाइड क्या है? बाय एनी मोड, अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप दे रहे हैं, या बाय एनी मोड अदर देन कैश इन ऑल अदर केसेस। ठीक है सर। नेक्स्ट देखेंगे जरा, अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो आपको मिलेगा वो कैसे मिलेगा? ओहो, देखो, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अगर आप खाली क्लेम करना चाहते हो तो जो भी अमाउंट आपने पे करा, या 25,000, 50,000 अगर इंश्योर्ड पर्सन सीनियर हो, विच एवर इज लोअर। अगर आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर पे पैसा खर्च किया, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे कौन है? सीनियर, तो भी सेम है। लेकिन क्योंकि सीनियर है तो क्या ये लिमिट 50 हो जाएगी? बिल्कुल, जहां सीनियर आएगा लिमिट 50। या फिर अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे किया तो मैक्सिमम कितना है? 5,000। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, सारे मिलाकर लिमिट है हमारे पास 25-50 की। ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि द सेट डिडक्शन ऑफ ₹5,000 विद इन द लिमिट ऑफ 25,000 और 30,000। पहले 30 थी, इसको काट के लिख लेना। अब ये कितनी है? 50। 50 ही बोल रहा हूं मैं, बुक में एक जगह 30 लिखा हुआ था, वो ठीक कर लेना। ठीक है जी। ठीक है सर। बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट कर दिया उन्होंने पेरेंट्स के लिए भी। ठीक है ना, पेरेंट्स के लिए भी उन्होंने सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा समझ आ जाएगा बेटा। जहां 30,000 है ना बच्चे, ये गलती से मिसप्रिंटेड है, ये 50 है अब। ठीक है सर, क्लियर हो गया सर हमें। और देखो, फैमिली का मतलब मैंने क्या बताया? स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपने। अच्छा, फाइनेंस एक्ट 2018 में ना इन्होंने एक और अमेंडमेंट लेकर आए थे। वो क्या? आजकल ना मेडिक्लेम इंश्योरेंसेस भी ऐसी आ रही हैं जिसके अंदर आपको एक बार प्रीमियम देना है और आपकी जो कवरेज है ना वो 5 साल के लिए मिल जाएगी, 10 साल के लिए मिल जाएगी। तो अब क्या करेंगे हम? तो लॉ कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कुछ करा हुआ है जहां पर आपको कवर 10 साल 5 साल के लिए मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? आपको प्रोराटा बेसिस पर डिडक्शन क्लेम करेंगे आप। इसका मतलब अगर 5 साल के लिए है तो प्रीमियम डिवाइड बाय 5 कर देना, वो आप हर साल क्लेम कर लेना। ठीक है सर। तो सर इस पे अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ आएगा। तो लिखो जरा, मिस्टर एक्स, उसकी खुद की एज लिख लीजिए। सपोज करो दी हुई है 42 ईयर्स। ठीक है जी। मेड फॉलोइंग पेमेंट्स फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है जी, लिखना शुरू करेंगे। सेल्फ के लिए दिया उसने। ठीक है जी, 15,000 रुपए।
स्पाउस के लिए दिया 4,000 और अपने चिल्ड्रंस के लिए दिया जो कि डिपेंडेंट नहीं है उस पर 8,000। ठीक है, ठीक है सर। इसके अलावा अपने पेरेंट्स के लिए भी दिया उसने, उम्र उनकी 62 ईयर्स है लेकिन वो नॉन रेजिडेंट है। ठीक है जी, और प्रीमियम दिया 32,000। ठीक है सर। इसके अलावा उसने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे 7,000 का प्रीमियम पे करा है कैश में। स्पाउस का प्रीमियम भी उसने कैश में दिया था। ठीक है सर। और पेरेंट्स के लिए उसने मेडिकल एक्सपेंडिचर भी खर्च करा है 18,000 का। तो आपको बताना है कि उसको डिडक्शन कितनी मिलेगी। ठीक है जी, बड़े ध्यान से देखना, बहुत सारी चीजें हमें नहीं मालूम होती तो मैं एक एक करके चेक कराऊंगा आपको। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले तो सेल्फ का मिल जाएगा बिल्कुल। स्पाउस का मिलेगा सर? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एनी मोड अदर देन कैश था। चिल्ड्रन का मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है और हमें सिर्फ डिपेंडेंट का मिलता है। ठीक है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मिल जाएगा बिल्कुल, लेकिन इसकी लिमिट कितनी है? 5 से ऊपर नहीं मिलेगा। तो सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन तीनों मिलाकर क्या 15 एक मिला हमें, 5 एक, क्या 20,000 का मिलेगा हमें? बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ पेरेंट्स का। पेरेंट्स अगर मैंने क्या कहा था, सीनियर अगर हुए तो क्या हमें 50 तक मिल जाएगा? बिल्कुल। तो अब बच्चा कहता है सर ये तो 62 है तो ये 50 तक मिल जाएगा, तो पूरा 32 ले लो, मेडिकल एक्सपेंडिचर भी ले लो। अब इसका मतलब हमने लॉ को ढंग से ना पढ़ा ना समझा। ठीक है जी। अब मैं आपसे कुछ लाइनें पढ़वा रहा हूं, एक बार इसे दोबारा पढ़ेंगे। देखिए, जितनी बार आप इसको माइन्यूटली पढ़ोगे ना उतनी बार कुछ नया निकल कर आएगा। देखो कैसे। पहली बात क्या लिखता है वो, अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द हेल्थ ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज सीनियर सिटीजन and no amount has been paid to effect or to keep in for the insurance of health of such person। मतलब उसका कोई इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं जाना चाहिए। अगर किसी पर्सन का, इवन तो वो सीनियर है, अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम जा रहा था तो फिर उसके मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन यहां नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मान लो कोई सीनियर भी है और उसका इंश्योरेंस प्रीमियम भी जा रहा है तो उसका मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन यहां नहीं मिलता? हाँ सर। हाँ, अगर उसका इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं जा रहा तो क्या उसका मेडिकल एक्सपेंडिचर ले सकते हो आप? समझ गया सर। नंबर 2, यहां पर मैंने बार बार बोला सीनियर सिटीजन। अब सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन क्या होती है? मींस एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट। इसका मतलब क्या सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं तो क्या उसका रेजिडेंट होना जरूरी था? लेकिन अब आप ध्यान से पढ़ो, क्या यहां पर पेरेंट्स नॉन रेजिडेंट है तो सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन में ये फॉल नहीं करते, इवन दो इनकी एज 60 साल से ज्यादा है। तो अब मेरे को बताओ, क्या इनको 32,000 का बेनिफिट मिलेगा या मैक्सिमम 25 का? 25 का। और क्योंकि इनका इंश्योरेंस आ रहा था तो मेडिकल एक्सपेंडिचर वैसे भी नहीं मिलना था। ठीक है सर। तो इसका मतलब यहां से कितना मिलेगा? 25। तो 25 मिलेगा पेरेंट्स का, सेल्फ स्पाउस का मिलेगा 20, कुल मिलाकर डिडक्शन 80D में कितना मिलेगा? 45। ठीक है सर। इसके अलावा ना एक पॉइंट और भी है इसके अंदर, वो भी आप ध्यान रखिएगा। एक ना सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है बच्चे, तो अगर कोई पर्सन CGHS स्कीम के अंदर भी पैसा जमा करा रहा है ना, वो भी एलिजिबल होता है सेक्शन 80D के अंदर। तो 80D का बेनिफिट अगर आप किसी भी इंश्योरर या अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसा जमा करा रहे हो या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ एनी सीनियर सिटीजन जिसका प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं जाता उसका। ठीक है सर। इसमें बस ध्यान रखना है आपने, जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है ना
वो कैश में पॉसिबल है, ठीक है ना। वो अगर आप कैश में भी देगे तो भी आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाता है, ठीक। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ हमें ये समझ आ गया है। सो दिस इज द एंड ऑफ सेक्शन 80D फॉर मी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा क्लियर हो चुका है। अब साथ साथ बच्चे MCQ वगैरह साथ साथ ट्राई कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊँ ना, हमारा 80DD ये तो मैं आपको पहले ही करा चुका था जब मैंने आपको 80U पढ़ाया था, उसके साथ मैंने आपको पढ़ा दिया था। अच्छा, कई बच्चों ने ना मेरे से एक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछा था कि सर एक बात बताओ, 80U जब आपने पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में, आपने कहा था कि हम लोगों को अगर कोई डिसेबल्ड है और अगर कोई सीवियर होगा तो 1.25 लाख तक, अदरवाइज 75,000 तक। सर अगर मान लो 80U में तो आपने बता दिया था कि वो डिडक्शन जो है वो मिलती है, उसमें पेमेंट, इनकम, इन सब चीज़ों को नहीं देखते। लेकिन सर हमने ना कोई क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर ना 80DD में क्लेम कर रहे थे उसके रिश्तेदार, क्योंकि 80U में वो नहीं क्लेम कर रहा था। तो 80DD में ये लिखा था कि खर्चा तो हमने करा 30,000, 32,000, तो डिडक्शन तो 30-32 की मिलनी चाहिए। नो, याद रखना 80DD और 80U में जो डिडक्शन होती है वो फ्लैट डिडक्शन होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर। इसका मतलब आपने चाहे उसकी मेंटेनेंस पे 25,000 खर्च करे हो, 30 खर्च करे हो, 35 खर्च करे हो, 75,000 तो मिलना ही मिलना है, और अगर सीवियर होगा तो 1.25 लाख मिलना है, ये ध्यान रखना। ओके, तभी हमारे MCQ गलत हो रहे थे, ठीक है ना। ठीक है सर, अब हमारा ना 80D की सीरीज में हम लोगों को करना है 80DDB, ठीक है जी। तो ऊपर हेडिंग डाल देंगे सेक्शन 80DDB, ठीक है बच्चे। तो ये 80DDB में जैसे ही खत्म कराऊंगा हमारा 80D की सीरीज भी पूरी हो जाएगी खत्म। वेरी गुड, 2 सीरीज हमारी C और D खत्म हो जाएंगी। चलो जी, हाँ जी बेटा। अब 80DD जरा मेरे साथ आपने देखना सबने, और ये हमारा फिर 80D की जो पूरी सीरीज है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए 80DD क्या कहता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि 80DD का डिडक्शन जो है वो हमें क्यों और कब और कैसे मिलता है और किसको मिलता है। ठीक है सर, आइए देखिए। सबसे पहले तो देखना है कि अगर कोई पर्सन मेडिकल ट्रीटमेंट कराता पाया गया, ठीक है जी, अगर आप क्या करते पाए गए, मेडिकल ट्रीटमेंट। सो अगर इफ आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आपको 80DDB के अंदर डिडक्शन मिल सकती है, ठीक है सर। और किसको मिलती है, रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट HUF को। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि मैं रेजिडेंट वर्ड नहीं यूज करता, जैसे 80C में मैंने खाली वर्ड यूज किया था इंडिविजुअल और HUF। तो जब मैं नहीं यूज करता ना तो वहां पे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट सबको अलाउड होता है, और जब मैं स्पेसिफिकली बोलता हूँ रेजिडेंट इंडिविजुअल तो यानी कि वहां पे नॉन रेजिडेंट्स को अलाउड नहीं होगा, ठीक है सर। अब आगे देखेंगे कंडीशंस क्या हैं टू बी सेटिस्फाइड, आराम आराम से देखना। अगर तो आप इंडिविजुअल हो तो आपको ध्यान रखना है, या तो आपने मेडिकल ट्रीटमेंट अपना, स्पाउस का, चिल्ड्रन का, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स। लेकिन ये कौन से ब्रदर सिस्टर हैं जो मेनली डिपेंडेंट होने चाहिए उस इंडिविजुअल पे फॉर हिज सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, ठीक है जी। अपना, स्पाउस का, चिल्ड्रन का, पेरेंट्स का, यहां तक ठीक है। ब्रदर एंड सिस्टर जो डिपेंडेंट होते होंगे मेनली ऑन सच इंडिविजुअल। और अगर आप HUF हैं तो किसी भी मेंबर का मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि डिपेंडेंट होगा उस HUF पर फॉर अपनी सपोर्ट एंड मेंटेनेंस के लिए, ठीक है सर। डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना खर्च आप करोगे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 40,000। इसका मतलब अगर मेडिकल ट्रीटमेंट पे मान लो 50,000 खर्च हुआ है तो 40,000 तक का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है सर। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई पर्सन सीनियर अगर होता है तो वही 40,000 का जो बेनिफिट था वो बढ़कर हो जाएगा 1 लाख रुपए, ठीक है सर। 40,000 के बजाय आपको कितना मिलेगा, 1 लाख का, ठीक है सर। अब वो कहते हैं ये जो डिडक्शन हम आपको दे रहे हैं ना, जो भी आप डिडक्शन का अमाउंट निकाल रहे हो इसको हम कम कर देंगे, कितने से,
सर उस अमाउंट से हम रिड्यूस कर देंगे जितना आपको किसी इंश्योरर से या एम्प्लॉयर से रीइंबर्स हो जाएगा फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। अच्छा, मान लो आपका डिडक्शन अमाउंट आया 80,000, मान लो आप सीनियर हैं तो डिडक्शन अमाउंट 80,000 है। तो अब वो कह रहे हैं कि डिडक्शन अमाउंट 80,000 में से वो अमाउंट लेस हो जाएगा जितना आपको इंश्योरर कंपनी या आपके एम्प्लॉयर से रीइंबर्स हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपको कुछ पैसा मिल रहा है तो उतना अमाउंट डिडक्शन में से माइनस करके रेस्ट डिडक्शन आप क्लेम कर लो। ठीक है सर, बट इसके लिए आपको एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन जो है वो ऑब्टेन करनी पड़ेगी। कहते हैं नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अनलेस असेसी ऑब्टेन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट या फिर अदर स्पेशलिस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो मेरे ख्याल से मेडिकल ट्रीटमेंट पे जो भी आपने खर्च किया था, क्या उसका हम लोगों को मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा, तब जाके आपको ये डिडक्शन मिलती है। लो जी, 80 DDB भी अपना हो गया फिनिश। 80U आपको मैं पहले करा चुका हूँ, ठीक है जी। और अब आ जाते हैं हम अपनी तीसरी सीरीज की और 80G, ठीक है जी। अगर आपको याद हो तो 80G सीरीज के अंदर मैंने फर्स्ट क्लास में सारा करा दिया था, GG करा दिया था, GGA, GGB, GGC। अगर सही मायने से देखो तो खाली 80G ही बचा है और हमारी ये सीरीज भी हो जाएगी पूरी तरह से खत्म, ठीक है जी। तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं 80G। बेटा 80G समझने के लिए ना आपको पहले ना कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। 80G का जो डिडक्शन है ना वो मिलता है जब आप किसी को डोनेशन देते हो, ठीक है। अब ये डोनेशन किसको देने पे मिलता है, कितना परसेंटेज ऑफ डिडक्शन मिलता है, किन कंडीशंस पे मिलता है, वो हम 80G में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ सारी कंडीशंस को नोट करेंगे। पहला तो अगर तो डोनेशन काइंड में है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपने ब्लैंकेट बांटे हैं बेटा, ठीक है ना, आपने ब्लैंकेट दे दिए, 1000 ब्लैंकेट दे दिए मान लो चैरिटी में, या 1000 ब्लैंकेट आपने डोनेट कर दिए, तो इसका डिडक्शन 80G में नहीं मिलता। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि मिस्टर एक्स ने ब्लैंकेट डोनेट कर दिए या मिस्टर एक्स ने फूड बांटा है विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस, तो इसको हम लोग मान के चलते हैं कि ये सारा का सारा काइंड में है, तो 80G नहीं मिलता। तो इसका मतलब मनी होना चाहिए। और मनी में भी क्या कहते हैं कि अगर वो पैसा 2000 से ज्यादा है तो पेमेंट शुड नॉट बी मेड इन कैश। अगर आपने 2000 से ऊपर का डोनेशन दिया है और अगर कैश में दिया होगा तो वो भी यहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है सर। अब डिडक्शन किसको मिलेगा, ऑल असेसीज को। देखिए अभी तक हम पढ़ रहे थे इंडिविजुअल, HUF ये सब पढ़ रहे थे, लेकिन 80G का जो डिडक्शन होता है वो सबको मिलता है, ठीक है जी। Who makes donation to specified funds. Deduction under section is allowed in some cases 100% और कुछ केसेस में 50% होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इतना आसान नहीं है। कई केसेस में 100% मिलता है, कई केसेस में 50% मिलता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कईयों में 100% विदाउट एनी लिमिट होता है और कईयों में 100% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट होता है। ऐसे कुछ में 50% विदाउट लिमिट होता है और कुछ में 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट होता है। यानी कि कुल मिलाकर जब मैं आपको ये सेक्शन 80G पढ़ाऊंगा ना तो आपको क्या दिखेगा, आपको ना 4 सीरीज दिखेंगी इस प्रकार, 4 सीरीज A, B, C और D, ठीक है जी। अब इन 4 सीरीज में क्या होगा, 2 सीरीज ऐसी हैं जिसमें लिमिट नहीं होती, कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है। यानी कि अगर आपने 1 लाख डोनेशन दे दिया तो आपको 1 लाख का 1 लाख मिल जाएगा, और अगर वो 50% वाली सीरीज में होगा तो 1 लाख का 50% मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब वहां पर कोई लिमिट ही नहीं है हमारे पास कि आपको जो है इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन 2 ऐसी सीरीज भी आएंगी जिनमें एक में 100 होगा, एक में 50 होगा, बट आगे लिखा होगा सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है सर। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारे पास टोटल कितनी तरह की लिस्ट आएंगी, 4। अब ये 4 लिस्ट हमें पढ़नी होती है, रटनी भी होती है, क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आपको तो पहले पहचान करनी पड़ेगी कि वो A है, B है, C है, D है। अगर वो A है तो जितना डोनेट करोगे ना 100% मिलेगा, और अगर वो B है
तो जितना डोनेट करोगे उसका 50% मिलेगा। और ए और बी दोनों में खास बात क्या है कि देयर विल बी नो क्वालिफाइंग लिमिट, यानी कि अगर आपने ए सीरीज वाली डोनेशन दिया है, 100 रुपए दोगे तो 100 रुपए मिलेगा, 1000 दोगे तो 1000 मिलेगा, 50 रुपए दोगे तो 50, 1 लाख दोगे तो 1 लाख। बी सीरीज में अगेन कोई लिमिट नहीं है, जितना दोगे उसका 50 मिल जाएगा। लेकिन सी में क्या होगा, मिलेगा तो 100 लेकिन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अगर वो क्वालिफाइंग लिमिट से ज्यादा हुआ तो क्या उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे क्वालिफाइंग लिमिट पे। ठीक है सर, ऐसे ही डी में भी। ठीक है सर, तो ए बी सी डी मैं आपको लर्न कराना सिखाऊंगा अभी, बट मेरे साथ एक बार ही बोलेंगे। ए और बी देयर इज नो क्वालिफाइंग लिमिट, ए 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, बी में 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट सी तो 100% विद क्वालिफाइंग लिमिट, डी 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है सर, अब मैं आपको कैसे लर्न करना है वो आपको सिखा रहा हूं। देखिए इन्होंने कैसे बनाया है वो मैं आपको बताता हूं। कहते हैं जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कोई, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में या कंट्री पे, तो वहां पर डोनेशन मांगी जाती है और वो डोनेशन में गवर्नमेंट 100% विदाउट लिमिट आपको बेनिफिट देती है और उसको लिस्ट ए में रखा जाता है। ये ध्यान रखना। अभी इस समय करंटली आपको मालूम है कोरोना वायरस चल रहा है, और अगर आपको यह भी मालूम हो तो पीएम केयर्स एक फंड गवर्नमेंट ने बनाया है फॉर स्पेशली कोरोना वायरस। अब आप मुझे बस इतना बता दो कि क्या जो डोनेशन कर रहे हैं पीएम केयर्स में, क्या 80G में उनको डिडक्शन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। और आप बता दो कौन सी सीरीज में आना चाहिए, ए बी सी डी। सर ए में आना चाहिए। और आप भी देख लेना, डोनेशन टू पीएम केयर्स सीरीज ए में ही आएगा। तो हुज एवर इज डोनेटिंग टू पीएम केयर्स विल बी 100% एलिजिबल विदाउट एनी लिमिट। अब यहां पे विदाउट एनी लिमिट से क्या मतलब है मेरा, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग क्या करेंगे, अभी आपने देखा किसी ने 500 करोड़ डोनेट किया, किसी ने 200 करोड़, किसी ने 25 करोड़, किसी ने 10 करोड़, किसी ने 5 लाख। क्या उनको वो सारा डिडक्शन एज इट इज उनकी इनकम में से मिल जाएगा और उनको उस लेस करने के बाद ही टैक्स देना है। ठीक है सर। अगर आप बी सीरीज में लेते हैं ना, तो आपको जितना आप डोनेट करोगे ना उसका 50% मिल जाएगा। सी में अगर आप जाते हो तो आपको 100% तो कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए एक लिमिट होगी। अगर वो 100% उस लिमिट से ऊपर चला गया तो जितना लिमिट से ऊपर जाएगा ना वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। और यहां पे 50% है, लेकिन अगेन लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर ये लिमिट से क्रॉस कर गया 50% तो हम वापस उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है सर। अब मैं आपको सीरीज लर्न करवा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे कैसे। जो बी सीरीज है ना, जिसको हम बोलते हैं 50% मिलेगा विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, इसमें आप इसको ऐसे याद करो कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ना है, लिख लीजिए। एक तो है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। एक काम करते हैं, ये आपकी बुक में सीरीज बनी हुई है, आपको यहीं से मैं पढ़वा देता हूं। ये 4 है बच्चे, जिसमें विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट आप जितना डोनेट करोगे उसका 50% आपको मिल जाएगा। और कौन कौन सी है? प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। बच्चा कह रहा है सर देखो, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी, सर एक फैमिली हो गई, और इसमें एक आ गया प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, बस। ठीक है जी, 4 आपने याद करने हैं। इसको हम लोग कई बार ऐसे भी याद कर लेते हैं, पिंजर। ठीक है ना। तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, इंदिरा गांधी हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, राजीव गांधी हो गया। ठीक है सर। अब ये 4 आपको विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, आपको यहां पर जो भी आप डोनेट करोगे उसका 50% आपको अलाउ हो जाएगा। ठीक है सर। अब इसके अलावा हम लोगों को जाना है किस पे, ये आपका सारा 100% वाला है। अब 100% जब मैं नाम पढ़ूंगा ना आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड,
नेशनल एमिनेंट यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड प्रिस्क्राइब फंड। मैं कभी भी बच्चों को ये नहीं बोलता कि 100% वाली लिस्ट लर्न करनी है, क्योंकि मेरे पास टोटल लिस्ट कितनी है 4। तो हम क्या करते हैं, ये 3 लर्न कर लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो बच जाता है क्या वो इसमें आ जाता है, ठीक है ना। तो फिर भी मैंने लिस्ट दी हुई है, आप एक बार गो थ्रू करना चाहे तो आप नेशनल चिल्ड्रन फंड, ये सारी चीजें जो है, नेशनल डिफेंस फंड, आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड, तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ना जो कि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि बहुत मतलब आप समझ रहे हैं इनमें डोनेट करना जरूरी होता है और ये सब नेशनल लेवल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको सीरीज ए में रखा गया कि जितना पैसा आप डोनेट करोगे ना आपका 100% अलाउ जाएगा, ठीक है सर। अब इसके बाद आ जाती है हमारे पास 100 और 50, लेकिन ये दोनों जो है ना इसमें क्या लगी हुई है, क्वालिफाइंग लिमिट। वो क्वालिफाइंग लिमिट कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं, इसको बोलते हैं 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो आप ध्यान से देखेंगे अगली जो सीरीज है उसमें क्या कहा गया कि ये जो 4 डोनेशंस है ना इनमें से 100 वाली भी है 50 वाली भी है, लेकिन ये 100 और 50 सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट है और इसकी परमिसिबल लिमिट कितनी है, 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। इसका मतलब आपको ये डोनेशन जो है ना किसी भी कीमत पे 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम से ज्यादा नहीं मिल सकती। अच्छा ठीक है सर, अब वो 4 कौन कौन सी है वो देखेंगे। अगर आपने गवर्नमेंट या अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन जो कि यूटिलाइज करेगा प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, तो 100% मिल जाएगा, अगेन सब्जेक्ट टू क्या, 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम मान लो आ रही है 5 लाख रुपए, तो इसका 10% हो गया 50,000, ठीक है जी। और आपने डोनेशन टू द गवर्नमेंट अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी में जमा कराया था सपोज करो 40, तो क्या आपको पूरा मिल जाएगा, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम के अंदर आ गया। लेकिन अगर आपने यहां जमा कराया था 60, तो मैंने क्या कहा 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम कितना मेरा 50, तो आपको 50 से ज्यादा नहीं मिल सकता। ओके, तो आपने भले ही 60 जमा कराया था बट आपका 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम के बराबर मिल जाएगा, रेस्ट आपका जो है वो हट जाएगा, ठीक है सर। ऐसी अगर आप डोनेशन दे रहे हो किसी कंपनी को, बाय अ कंपनी, डोनेशन बाय अ कंपनी, किसको, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या इंस्टीट्यूट विच आर नोटिफाइड अंडर दिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्पोर्ट्स इन इंडिया। यानी कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हो जो या तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है या कोई इंस्टीट्यूट जो कि नोटिफाइड अंडर सेक्शन 1023G है, जो उस पैसे को कहां इस्तेमाल करेगा, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड या स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स और गेम्स इन इंडिया, तो 100% आपको मिल जाएगा, अगेन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। और ऐसी अगर आप किसी चैरिटेबल संस्था को या गुरुद्वारे मॉस्क वगैरह में डोनेशन देते हो, आपने कई बार देखा होगा हम गुरुद्वारे में जाके डोनेशन देते हैं, और अगर आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या गुरुद्वारा मॉस्क टेम्पल्स वगैरह में डोनेशन दिया है, तो जितना आप डोनेशन दोगे उसका 50% मिल जाएगा, बट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है सर। तो ये क्वालिफाइंग लिमिट वाले हैं। और अब इसका मतलब सर हमें कैसे लर्न करना है, सर आप ऐसे लर्न कर लीजिए, 4 को आप लर्न कर लीजिए 50% में विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, 2 को 100 में, 100 में 2 कौन से हैं, एक तो प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग और दूसरा इंडियन ओलंपिक्स, 2 को आप लर्न कर लीजिए 50% चैरिटेबल और गुरुद्वारा मॉस्क वगैरह, बट उनमें लिमिट है क्वालिफाइंग लिमिट 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अब बच्चा कहता है सर एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है, सर आपको याद होगा मैंने 80GG जब पढ़ाया था ना, तो वहां पर भी एडजस्टेड टोटल इनकम आया था। एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब होता है आपकी जितनी भी टोटल इनकम है उसमें से पहले तो स्पेशल इनकम हटा दो आप, फिर उसमें से माइनस कर दो ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट 80G वाली, ठीक है सर। दोबारा देखेंगे, जितनी भी GTI है उसमें से पहले स्पेशल इनकम हटाओ, LTCG, STCG, 111A, ठीक है ना, ये हटा दिया, फिर माइनस करो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट सेक्शन 80G, मतलब इस सेक्शन को छोड़कर बाकी सभी सेक्शन में जो डिडक्शंस है वो आप लेस कर दीजिए, तो आपके पास एडजस्टेड टोटल इनकम आएगी। उसका 10% आपकी मैक्सिमम लिमिट है जिसमें आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है सर। ओके सर, तो ये हमारा 80G हो गया फिनिश। अब 80GG आपको याद होगा मैंने क्लास नंबर 1 में करा दिया था, ठीक है जी। उसके बाद हमारी G सीरीज भी हो गई पूरी खत्म, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।
अब आप आएंगे 80 जीजीए करा दिया, जीजीबी करा दिया, जीजीसी करा दिया, 80 ई करा दिया, 80 डबल ई करा दिया, ईई ए भी मैंने करा दिया, ईई बी भी मैंने करा दिया। उम्मीद करता हूं ये सब मैं करा चुका हूं, आपको मालूम है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, हम जा रहे हैं पार्ट सी पे। ठीक है जी, पार्ट बी हमारा पूरा खत्म हो गया। नाउ वी आर एंटरिंग टू पार्ट सी। पार्ट सी वैसे तो स्टार्ट हो जाता है 80 IA से, ठीक है, बट जितने भी एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स हैं या फाइनल वाले स्टूडेंट्स हैं, 80 IA, IB, IC, ID, ये जितने भी प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस है ना, ये अब सब में ना ऑलमोस्ट सनसेट आ चुका है, तो इसीलिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो आपको पार्ट सी में जो मेन पढ़नी है वो है 80 JJA, 80 JJAA। ठीक है जी, एक आपको 80P भी पढ़नी है बेटा, ठीक है ना, ये 80P भी पढ़नी है, 3 हो गई। उसके बाद मुझे आपको पढ़ानी है 80PA, एक नई आई है, ये भी पढ़ेंगे हम, QQB और QQR, बस। ठीक है जी, LA भी चलो आपको पढ़ा देंगे हम, TTA, TTB ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, तो अब सिर्फ 4-5 छोटी छोटी डिडक्शन हमारी रह गई हैं। पहले इनमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही कराऊंगा मैं, ठीक है, और लास्ट में हम लोग जो बच जाएंगी उनको पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आज हमारा ये चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, करा ही दीजिए सर आज आप। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। ऊपर हेडिंग डालेंगे जरा सारे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग 80 JJA पे। ठीक है जी, अब देखो 80 JJA हमें डिडक्शन क्यों मिलती है। कहते हैं ये जो डिडक्शन है ना, ये मिलती है एक ऐसे असेसी को जो एंगेज्ड होगा इन द बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग या ट्रीटिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी कि अगर कोई व्यक्ति का बिजनेस है क्या, कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, ट्रीट करना, किसको, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, किसके लिए, फॉर जनरेशन ऑफ पावर। अगर आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं, या बायोपेस्टिसाइड्स, अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स, इस तरह के, ऑर्गेनिक मैन्योर, तो ये सारे काम अगर आप कर रहे हो तो हम आपको 100% ऑफ योर प्रॉफिट्स। अब मुझे कौन बताएगा, मैंने पहले ही बोला था पार्ट सी जो आपको डिडक्शन मिलती है, क्या वो आपकी इनकम पे मिलती है। तो जो आप कमाओगे क्या उसका 100% हम आपको डिडक्शन दे देंगे फॉर इनिशियल 5 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर व्हेन बिजनेस कमेंसेस। इसका मतलब क्या, ये बेनिफिट पहले 5 साल के लिए आपको मिलेगा। पहले 5 साल आप जो भी कमाओगे क्या वो 100% अलाउड एज डिडक्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। गवर्नमेंट थ्रू दिस सेक्शन क्या प्रमोट कर रही है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को इकट्ठा करके प्रोसेस करने की। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखेंगे जरा 80 JAA, JJAA। JJAA क्यों आया, पहले वो समझना बड़ा जरूरी है। देखिए 80 JJAA गवर्नमेंट इसलिए लेकर आई क्योंकि गवर्नमेंट इंडिया में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करवाना चाहती है। ठीक है ना, अब गवर्नमेंट क्या कहती है थ्रू सेक्शन 80 JJAA कि अगर कोई भी कंपनी एडिशनल एम्प्लॉयज हायर करती है तो जितने भी आप एडिशनल एम्प्लॉयज हायर करोगे उनकी वजह से जो भी एडिशनल कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी उसका 30% तक हम आपको डिडक्शन दे देंगे। इसका मतलब पहले तो आप खर्चों को पूरा क्लेम कर लो और जीटीआई में से हम आपको डिडक्शन भी दे देंगे अंडर सेक्शन 80 JJAA। कितना डिडक्शन देंगे, जो भी एडिशनल कॉस्ट आएगी ऑफ दोज एडिशनल एम्प्लॉइज उसका 30%। अब ये बात सुनने में आसान लग रही है बट इसमें बहुत सारी बातें हैं।
तो आराम आराम से पहले देखते हैं कि ये डिडक्शन किसको मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैलकुलेट कैसे होगी, तो ये सब चीजें हमें समझती हैं। ठीक है सर, पहले तो गवर्नमेंट कहती है हर असेसी जिसकी जीटीआई में इंक्लूडेड होगा प्रॉफिट एंड गेन्स डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस। सिंपल सी बात है भैया जी, आपको ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप कोई बिजनेस करते हैं, नंबर एक। एंड टू हुम प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AB, यानी कि आपके अकाउंट्स ऑडिट होते हो। लिख लीजिए किसको मिलेगा, एक जो व्यक्ति बिजनेस करता हो, दूसरा जिसके अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AB ऑडिट भी होते हो। ठीक है सर, डिडक्शन कितनी मिलेगी, 30% मिलेगी। किसका, जो भी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट आएगी। ठीक है जी, कितने वर्षों तक मिलेगी सर, 3 असेसमेंट ईयर्स तक आपको ये बेनिफिट मिलेगा। 3 असेसमेंट ईयर्स तक जो भी आपकी एडिशनल कॉस्ट आई थी, क्या उसका हम आपको बेनिफिट देंगे। बिल्कुल सही है सर। इंक्लूडिंग द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच सच एम्प्लॉयमेंट वॉज प्रोवाइडेड, यानी कि जिस ईयर में आपने एम्प्लॉयमेंट दी थी उसी ईयर से मिलनी चालू हो जाएगी 3 असेसमेंट ईयर तक। ठीक है सर। अब बच्चा कहता है सर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होती है। वैसे तो आपको बिना पढ़े ही मैं बता सकता हूं, ऐसे समझा सकता हूं कि एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी इमोल्यूमेंट्स आप पे करते हो टू द एडिशनल एम्प्लॉइज, क्या वो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है। अच्छा, अब बच्चा कहता है सर एडिशनल एम्प्लॉय का क्या मतलब होता है। मुझे एक बात बताओ, प्रीवियस ईयर में जब क्लोज हुआ था ना, तो मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे 200, ठीक है जी, और करंट ईयर में मेरे एम्प्लॉइज हैं 230। तो इसका मतलब क्या मेरे 30 एम्प्लॉइज जो मैंने हायर करे हैं, क्या वो मेरे एडिशनल एम्प्लॉइज हैं। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है तो क्या उसका लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर जो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे, क्या उसके एडिशन में कितने आए हैं वो देखे जाएंगे। बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं कहूं कि उसके एडिशन में कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर एडिशनल एम्प्लॉय 0, तो क्या एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट भी 0, तो क्या ऐसे में डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, एग्जांपल देता हूं। मान लो प्रीसीडिंग ईयर के अंदर लास्ट डे मेरे 200 एम्प्लॉइज थे, मैंने 50 निकाल के 50 नए ले लिए, तो गवर्नमेंट कह रहा है ये एडिशनल एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि ये अगर हम काउंट करेंगे दोबारा से तो पहले भी 200 थे और आज भी 200 है, तो हम इसको ये मान के चलेंगे कि आपका एडिशनल एम्प्लॉय 0 है। अच्छा, अगर कोई नई कंपनी है तो सर जितने भी उसने हायर करे होंगे, क्या वो सारे एडिशनल एम्प्लॉय होंगे। बिल्कुल सही। तो आप आराम से पढ़ेंगे, इट मीन्स द टोटल एमोल्यूमेंट पेड और पेबल टू द एडिशनल एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हाउएवर इन द केस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, ध्यान रखना किसमें, एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर आपने ध्यान रखना है कि एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट निल हो जाएगी अगर there is no increase in the number of employees from the total number of employees employed on the last day of the preceding year। अगर नंबर चेंज नहीं हो रहा है तो हम मान के चलेंगे एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो 0 है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा, जो भी आप इमोल्यूमेंट्स पे करेंगे हम उसको कंसिडरेशन में तभी लेते हैं जब वो सारा इमोल्यूमेंट जो होगा वो पे किया जाना चाहिए इन एनी मोड। आराम से पढ़ेंगे, अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट, या फिर थ्रू सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इन शॉर्ट, अगर आपने कैश में पे करा तो आपकी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट 0 मानी जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि ये डिडक्शन मिले तो पहले तो एडिशनल एम्प्लॉयज होने चाहिए, दूसरा जो भी आप उनको पे करो क्या वो कॉस्ट अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या फिर थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड आपको पे करना होगा, तभी हम उसको बेनिफिट देंगे। ठीक है सर। कहता है एडिशनल कॉस्ट इन द न्यू बिजनेस क्या होता है। सर फर्स्ट ईयर ऑफ अ न्यू बिजनेस जो भी आप पे करते हो वो सारा का सारा एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट माना जाता है, क्योंकि प्रीसीडिंग ईयर में 0 था तो करंट ईयर में जो भी आएगा क्या वो सारा एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है। बिल्कुल सही है सर। और सुनो, अब एडिशनल एम्प्लॉय की डेफिनेशन समझो क्या है। देखिए, गवर्नमेंट का जो मोटिव था ना इस सेक्शन को लाने का, वो था जितने भी लोअर क्लास के लोग हैं उनको जॉब दिलवाना। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये जितने भी लोग होते हैं इनको तो जॉब वैसे भी मिल जाती है, तो इसके लिए सेक्शन नहीं बनाया गया। तो इन्होंने क्लियर कर दिया
हम नहीं इंक्लूड करेंगे एडिशनल एम्प्लॉइज में। कब? अगर उस एम्प्लॉय का टोटल इमोल्यूमेंट 25,000 पर मंथ से ज्यादा है। इसका मतलब अगर मैं बिजनेस करता हूं और मैंने 4 एम्प्लॉइज हायर करे हैं और चारों का इमोल्यूमेंट 30,000 है, तो गवर्नमेंट कह रही है एडिशनल एम्प्लॉय नहीं है। मेरे लिए एडिशनल एम्प्लॉय कौन है? जिनकी मैक्सिमम वेजेस अप टू 25,000 होनी चाहिए। ठीक है सर। नेक्स्ट, एन एम्प्लॉय टू होम एंटायर कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय द गवर्नमेंट, इसको भी हम कवर नहीं करेंगे। या कोई भी एम्प्लॉय जो कि 240 दिन से कम दिनों के लिए हायर किया गया था। मतलब आपने एम्प्लॉय तो हायर करे, कई लोग बड़े चालाक हैं, उन्होंने क्या करा, जनवरी 15 को हायरिंग कर ली। अब ये जनवरी 15 को हायरिंग करोगे तो टिल 31 मार्च नंबर ऑफ डेज काउंट होंगे, क्या वो 240 से नीचे है? तो उन्होंने कहा सॉरी सर, इसको भी हम एडिशनल एम्प्लॉय में काउंट नहीं करेंगे। तो आपके पास प्रीवियस ईयर में मिनिमम वो कितने दिन काम करें? 240 दिन। और अगर अपैरल्स फुटवेयर वगैरह की फैक्ट्री है तो 150 दिन। ठीक है जी। और उसको भी हम नहीं लेंगे जो डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो इसका मतलब एडिशनल एम्प्लॉय कौन है वो समझ लीजिए। पहला, जो आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट करेगा, मिनिमम 240 दिन के लिए काम करेगा, 25,000 तक मैक्सिमम उसकी इमोल्यूमेंट्स होनी चाहिए। ये सब आपको ध्यान रखना होगा। और उसका फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही है। ठीक है सर? ठीक है सर, गवर्नमेंट नहीं करेगी उसकी फंडिंग, ये ध्यान रखना। ओके सर। अब एक लास्ट पॉइंट है, इमोल्यूमेंट क्या होता है? देखिए, इमोल्यूमेंट का तो मतलब वही होता है जो भी हम पे करते हैं। ठीक है ना? अब वो डीए वीए जो भी हो सकता है, लेकिन इमोल्यूमेंट्स में नहीं आएगा कुछ चीजें, वो सुनो क्या, डज नॉट इंक्लूड। अब इसमें क्या क्या नहीं आएगा वो बस हमें समझना है। एक, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड या पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, अदर फंड, बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। इसका मतलब अगर आप इस तरह के किसी प्रोविडेंट फंड वगैरह में या पेंशन फंड में एम्प्लॉय के बिहाफ पर पैसा जमा करा रहे हो तो वो हम इमोल्यूमेंट में नहीं इंक्लूड करेंगे। दूसरा, अगर आपने कोई लमसम पेमेंट करी होगी एम्प्लॉइज को एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, लाइक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में वीआरएस वगैरह पे करा होगा, तो सुपर एनुएशन या वॉलंटरी रिटायरमेंट या ग्रेचुटी, ये सब चीजें, लीव एनकैशमेंट जो आपने सैलरी में पड़ी होंगी, इनको भी हम इमोल्यूमेंट्स में काउंट नहीं करेंगे। इन शॉर्ट, क्या इमोल्यूमेंट्स में हम वो अमाउंट नहीं ट्रांसफर काउंट करते जो वन टाइम होता है, इसको आप ऐसे कह लो, क्योंकि ये सब वन टाइम पेमेंट्स है ना, तो इसको हम आपकी इमोल्यूमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। तो 80JJAA, उम्मीद करता हूँ क्लियर टू एवरीवन। ठीक है जी। तो इसको भी अब हम करने जा रहे हैं लॉक। तो हमारे 2 कवर हो गए। इसके बाद मैं आपके साथ सीधा ही डिस्कस करने जा रहा हूँ पी और पीए, हम बिल्कुल एंड में करेंगे। पहले मैं कराऊंगा आपको QQB और RRB। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट, QQB एंड RRB। ठीक है जी। तो आप हेडिंग डालेंगे 80 QQB और इसके बाद हम पढ़ेंगे 80 RRB। ठीक है जी। और लास्ट में पढ़ेंगे P, PA और LA। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर 5 रह गई हैं हमारी, घड़ी के हिसाब से बड़ी मुश्किल से 7 to 8 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स। ठीक है जी। चैप्टर ऑफ डिडक्शन पूरा खत्म। आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैंने पहले आपको करा दिया था डिडक्शन क्लास 1 में, काफी कुछ जो बच गया था आज हमने कवर कर लिया। सो मेरी तरफ से ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है सर? हाँ जी बेटा। देखिए, 80 QQB का जो डिडक्शन है वो किस इनकम से मिलता है, पहले वो हमें समझना पड़ेगा। देखिए, इंडिया में ना जितने भी ऐसे लोग हैं जो ऑथर्स हैं या जो ज्वाइंट ऑथर्स हैं, अगर उन्होंने कोई बुक लिखी है और उस बुक की वजह से अगर उनको कोई रॉयल्टी इनकम आ रही है, तो उस रॉयल्टी इनकम से गवर्नमेंट हमें डिडक्शन देगी 80 QQB के अंदर। ठीक है जी। तो 80 QQB का डिडक्शन कब, कैसे, किन कंडीशंस में और किसको मिलता है और कितना मिलता है, ये अब हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले तो लिख दिया उन्होंने, ये डिडक्शन अवेलेबल है सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को। ठीक है जी। ये सिर्फ किसको मिलेगी? रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को। और ये रेजिडेंट इंडिविजुअल्स कौन से हैं? जो ऑथर्स हैं, इंक्लूडिंग ज्वाइंट ऑथर हु अर्न्स रॉयल्टी फ्रॉम द कॉपीराइट ऑफ द बुक्स। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको कुछ बेसिक बात बता रहा हूं, वो समझेंगे। गवर्नमेंट कहती है कि जब कोई आदमी बुक लिखता है ना, और अगर वो अपना राइट किसी को दे रहा है, तो वो 2 तरीके से दिया जाता है। पहला, या तो ऑन अकाउंट ऑफ लमसम कंसिडरेशन, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं यार तू एक काम कर, हमें 5 लाख रुपए दे दे, 10 लाख रुपए दे दे, 4 लाख रुपए दे दे, इस तरह से। फॉर असाइनिंग किस चीज का?
या ग्रांटिंग ऑफ एनी ऑफ हिज इंटरेस्ट इन कॉपीराइट्स ऑफ किसी तरह का अपना जो भी हमारा इंटरेस्ट होगा, कॉपीराइट होगा, वो हम आपको दे देंगे और बदले में हम आपसे क्या चार्ज करेंगे, लमसम। तो गवर्नमेंट कहती है इस केस में जितनी भी 100% आपको इनकम हुई होगी या ₹3 लाख विच एवर इज लेस, ये हम आपको डिडक्शन दे देंगे। 100% ऑफ योर इनकम या 3 लाख रुपए विच एवर इज लेस, यू विल गेट डिडक्शन। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कॉपीराइट देते हैं लेकिन वो कहते हैं कि हमें ना पर बुक पे हमें उसकी रॉयल्टी चाहिए, पर बुक सेल होगी उसकी रॉयल्टी चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर ये लमसम नहीं है, ध्यान से देखेंगे जरा, ऐसे देखेंगे, अगर ये लमसम कंसिडरेशन नहीं है मान लो, ठीक है जी, तो फिर उस केस में क्या होगा, पर बुक के हिसाब से क्या आपको रॉयल्टी मिलेगी। तो गवर्नमेंट कहती है कि इनकम निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि अगर वो रॉयल्टी 15% ऑफ बुक वैल्यू से ज्यादा आ रही है तो वो इग्नोर कर देना। इसका मतलब इनकम निकालते समय आपको क्या 15% ऑफ बुक वैल्यू तक का ही अमाउंट लेना है फॉर कैलकुलेटिंग योर इनकम, और उस इनकम का 100% और 3 लाख विच एवर इज लेस क्या आपको मिल जाएगा। सर एक बार सर ये वाला पॉइंट का एक एग्जाम्पल समझा दीजिए। बिल्कुल सर, ध्यान से देखेंगे जरा। मान लीजिए कि मैंने अपनी एक बुक जो है पब्लिश करी है, या मैं ऑथर हूं उस किताब का, और मैंने किसी को कहा कि आपको मैं अपनी किताब के कॉपीराइट्स दे रहा हूं और आप इसको आगे मार्केट में बेच सकते हो, और मेरा उसके साथ तय हुआ है कि वो मुझे 20% ऑफ द टोटल बुक वैल्यू वो मुझे पे करेगा। ठीक है जी, ठीक है सर। अब मेरे को बताना है कि मेरी डिडक्शन कितनी मिलेगी। तो अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, भले ही आपको 20% मिल रही है लेकिन 15% से जितना भी ऊपर मिलेगा वो इग्नोर कर देना। मान लो टोटल बुक वैल्यू सोल्ड आई है हमारे पास 20 लाख, तो आपको मिला बेशक 20 लाख का 20% होगा, लेकिन डिडक्शन निकालते समय क्या हमें 15% और 20 लाख लेना है। कितना आ गया जी सर, 3 लाख। लेस कर देना जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, मान लो 50,000 मेरे खर्चे हैं, तो कुल मिलाकर हो गया 2.5 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम आपको जो डिडक्शन देंगे ना, जो भी तुम्हारी इनकम आई है, और कौन बताएगा यहाँ पे मेरी इनकम कितनी आई है बेटा। सर यहाँ पर आपकी इनकम आई है 2.5 लाख रुपए या फिर 3 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। तो कितना हो गया 2.5, क्या हमें 2.5 लाख रुपए का डिडक्शन 80 QQB में मिल जाएगा। ठीक है सर, समझ आ गया सर। तो इसका मतलब अगर लमसम है तो ये 15% वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि फिर तो आपको सीधा बोलेगा वो 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 8 लाख, इस तरह से। तो जो भी वो 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख बोलेगा, वो अमाउंट से रिलेटेड जो भी तुम्हारी इनकम आएगी आफ्टर एक्सपेंसेस और ₹3 लाख विच एवर इज लेस। अदरवाइज अगर हम उसको लमसम नहीं कह रहे, बुक वैल्यू के हिसाब से हम आपसे रॉयल्टी मांग रहे हैं, तो 15% से ऊपर जो भी ऑफर किया जाएगा वो इग्नोर किया जाएगा while computing your 100% ऑफ इनकम। ठीक है सर। अब इसके अलावा लॉ क्या कहता है वो भी सुन लीजिए। इसके अलावा लॉ कहता है कि अगर ये इनकम अर्न की जा रही है फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड इंडिया, तो आप सबको मालूम है क्या फॉरेन करेंसी का इंडिया में आना जरूरी है विद इन 6 मंथ। यस, तो अगर आपका पैसा 6 महीने के अंदर फॉरेन करेंसी भारत में नहीं आई, तो याद रखना आपका ये जो डिडक्शन है वो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है सर। फिर उसके बाद वो कहता है कि जो भी असेसी है उसको एक सर्टिफिकेट फर्निश करना पड़ेगा इन द फॉर्म 10 CCD, ठीक है, जो कि ड्यूली साइंड और इन द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होना चाहिए। और यहाँ पर जब हम बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स से हमारा क्या मतलब है वो इन्होंने हमें समझाया। कहते हैं बुक्स में ब्रोशर, कमेंट्रीज, डायरीज, गाइड्स, मैगजीन्स, टेक्स्ट बुक्स फॉर स्कूल्स, ये सब चीजें नहीं आएंगी। ठीक है जी, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और होगा तो हम उसको बुक्स मानेंगे और उसके ऊपर हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे। ठीक है सर, समझ आ गया जी, बिल्कुल समझ आ गया सर। इसके अंदर हम लोगों को कितना डिडक्शन मिलता है ये भी हमें क्लियर हो गया। ठीक है सर। अब आ जाओ मेरे बच्चे नेक्स्ट पे, दैट इज 80 RRB। बिल्कुल कॉपी पेस्टेड है, बस इसमें रेजिडेंट इंडिविजुअल इसमें भी है। यहाँ पर उसमें ऑथर को मिलता था, यहाँ पेटेंटी को मिलता है। यानी कि मान लो आपने कोई पेटेंट डेवलप करा है
और उस पेटेंट को अगर आपने किसी को यूज करने के लिए दिया जिसके बदले में आपको मिल रही है रॉयल्टी, तो आपकी जो टोटल इनकम है अगर उसमें रॉयल्टी इंक्लूडेड होगा फ्रॉम दैट पेटेंट तो आपको डिडक्शन मिलेगा 100% ऑफ सच इनकम या 3 लाख विच एवर इज लेस। ठीक है जी, और रेस्ट पूरा कॉपी पेस्टेड है। इसको भी विद इन 6 मंथ अपनी पैसे को बाहर से लाना होगा अगर ये रॉयल्टी इंडिया के बाहर से मिली है तो। ठीक है ना, इसको भी एक सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर लगाना होगा अपने रिटर्न की ड्यू डेट के साथ साथ, जब आप रिटर्न लगाओगे उसके साथ साथ। ठीक है जी, तो ये आपने पॉइंट यहाँ पर भी ध्यान रखने हैं। ठीक है सर, तो आरआरबी और क्यूक्यू भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं बच्चे एलए क्या है सर, इसको मैं ज्यादा बड़ा दिया हुआ है, मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में बता देता हूँ। गवर्नमेंट कहती है जितने भी हमारे शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, ठीक है आप लिख लीजिए, जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं या फिर कोई भी बैंक्स जो कि इनकॉर्पोरेट हुए हैं आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी, और उनकी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स हैं। ठीक है जी, अब अगर इन लोगों ने अपनी यूनिट्स को SEZ के अंदर लगाया है, जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं या जितने भी बैंक इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है जिनकी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स भारत में है, अगर ये यूनिट्स कहां लगाई गई हैं SEZ में, तो अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर इनकी जो भी इनकम आएगी ना वो पहले 5 साल तक 100% एग्जम्प्ट है और नेक्स्ट 5 साल 50% एग्जम्प्ट है। इतना ही नहीं, फिर फाइनेंस एक्ट 2019 ने यह भी कह दिया कि अगर यही 2 लोग अपनी यूनिट को IFSC में लगाते हैं तो इनके 10 इयर्स तक 100% प्रॉफिट्स एग्जम्प्ट हो जाएंगे, और वो भी 10 साल किसी 15 इयर्स के अंदर से आप चूज कर सकते हो। इसका मतलब 15 साल के स्पैन में कोई भी 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स में आप अपनी इनकम को 100% एग्जम्प्ट करा सकते हो अगर आप अपनी यूनिट को कहां लोकेट करोगे, IFSC के अंदर। सर IFSC क्या होता है सर, ये मैं आपको बता देता हूं, यहां पे अंडरलाइन कर लीजिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा IFSC, तो ये IFSC जितने भी यहां पे अगर आप लगा रहे हो तो आपकी इनकम जो है 100% एग्जम्प्ट कर दी जाएगी। हाँ जी, कितने सालों के लिए सर, ये लिखा होगा 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए, वो भी आउट ऑफ 15 साल, यानी कि 15 साल के स्पैन में से 10 साल कोई भी आप कंसेक्यूटिव चूज करके अपनी 100% इनकम को एग्जम्प्ट करा सकते हो अगर आप अपने यूनिट को कहां लगाओगे, IFSC के अंदर। ठीक है जी, तो बस यही एक पॉइंट है, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है जी, SEZ में लगाओगे तो पहले 5 साल 100%, अगले 5 साल 50%, और IFSC में लगाओगे तो 15 साल के अंदर कोई भी 10 साल आप 100% एग्जाम ले सकते हो। डिडक्शन मतलब एग्जाम्पशन नहीं, डिडक्शन। लो जी सर, अब हमारे सिर्फ 2 पॉइंट रह गए हैं, 80P और 80PA, और उसके बाद ये चैप्टर हो गया हमारा पूरा फिनिश। ठीक है जी, तो ऊपर हेडिंग डालेंगे सेक्शन 80P। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको पूरा समझ आ गया हो। अगर चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज बताइएगा कि आपको पूरा समझ आया या नहीं आया। ठीक है जी, बट मेक श्योर पार्ट 1 जरूर देखना, उसके बाद ही पार्ट 2 देखना है। ठीक है जी, ठीक है सर, तो लिखेंगे जरा सेक्शन 80P और इसके बाद हमें लास्ट सेक्शन लिखना है 80PA एंड देन दिस चैप्टर विल बी। देखिए सेक्शन 80P का जो डिडक्शन है ना, दैट वाज अलाउड टू द सोसाइटीज। ठीक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जितनी भी होती हैं उनके लिए सेक्शन 80P लाया गया था। इसको ना हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, कुछ इनकम्स मैं आपको बताऊंगा जिस पर 100% डिडक्शन मिलेगा। ठीक है सर, इन इनकम्स के अलावा जितनी भी इनकम्स होंगी, अगर तो वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसका जो भी इनकम आया होगा फ्रॉम द बिजनेस,
सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख तक आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई और सोसाइटी यानी कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव नहीं है, अदर सोसाइटी है, अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसकी जितनी भी इनकम सब्जेक्ट टू 50,000 मैक्सिमम लिमिट है इसकी 50,000 तक आपको डिडक्शन मिल सकता है। 3 पार्ट में पढ़ना है बच्चे हमने, मैं एक बार आराम से समझाऊंगा, ठीक है। एक बच्चे छोड़ देते हैं बच्चे इसको, तो आई वांट कि इसको आप अच्छे से पढ़िए। देखिए जो मैं यहां लिखूंगा ना, यहां पे इनमें से जो भी इनकम आएगा वो सारे छूट होगा। अब 2 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, ठीक है सर। इन इनकम के अलावा अब छूट कितनी मिलेगी उसके लिए पहले देखना पड़ेगा कि वो सोसाइटी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है या अदर है। अगर वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो जितनी भी इनकम है उसकी वो या ₹1 लाख विच एवर इज लोअर आपको डिडक्शन मिलेगा। और अगर वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव नहीं है तो जितनी भी इनकम है वो या 50,000 विच एवर इज लोअर वो उसको डिडक्शन मिलेगी। 3 पार्ट समझने हैं आपने, ठीक है ना। तो पहले मैं बताने जा रहा हूं 100% वाले कौन कौन है। देखो कहता है 100% ऑफ प्रॉफिट which is included in GTI in one of the following activity। अगर इन जो एक्टिविटीज को मैंने लिखा है में से कोई भी एक्टिविटी की वजह से जो भी प्रॉफिट आया वो 100% आपका क्या हो जाएगा, डिडक्शन मिलेगा। कौन कौन सा? कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू इट्स मेंबर्स। इसका मतलब अगर कोई सोसाइटी अपने ही मेंबर्स को किसी भी तरह का कोई क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है और अगर उस क्रेडिट की वजह से कोई इनकम आती है तो वो 100% डिडक्शन मिलेगा। या अगर वो कोई कॉटेज इंडस्ट्री रन कर रही है, या अगर वो मार्केटिंग कर रही है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज ग्रोन बाय इट्स मेंबर, ठीक है ना। और अगर उस मार्केटिंग के दौरान अगर कोई उसको इनकम मिल रही है फ्रॉम इट्स मेंबर तो वो भी क्या होगी, 100% अलाउड एज डिडक्शन। या अगर वो परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट, लाइव स्टॉक्स एटसेट्रा फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाइंग देम टू इट्स मेंबर, बाहर से खरीद कर वो अपने मेंबर को बेचता है और उसमें कुछ इनकम कमा रहा है तो भी उस पर डिडक्शन। प्रोसेसिंग विदाउट एड ऑफ पावर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू इट्स मेंबर। आप सब में नोटिस करो, सब में जगह क्या लिखा हुआ है, टू इट्स मेंबर। यानी कि अगर वो अपने मेंबर्स के लिए कोई भी काम करता पाया गया तो क्या उसको जो भी इनकम आएगी क्या वो 100% अलाउड एज डिडक्शन है। ठीक है सर, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब वो कहता है प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जितनी भी होती हैं उनके प्रॉफिट्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इसका भी 100% प्रॉफिट जो होगा ना वो एग्जम्प्ट हो जाएगा अगर ये जो सोसाइटी है वो एंगेज्ड है इन सप्लाइंग मिल्क, ऑयल, सीड्स, फ्रूट, वेजिटेबल रेज्ड या ग्रोन बाय इट्स मेंबर टू, यस किसको बेच रही है, फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, या फिर गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट कंपनी को या किसी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को। इनको अगर ये माल बेचते हैं और कोई भी इनकम्स आती हैं तो इनको 100% इनकम में डिडक्शन मिलेगा। ठीक है सर। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट विद द अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करी और वहां से अगर कोई इनकम आती है तो वो भी 100% अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है सर। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ गोडाउन या वेयर हाउसेस, अगर ये अपने गोडाउन या वेयर हाउसेस को लेट आउट करते हैं और वहां से कोई इनकम आती है तो भी 100%, लेकिन वो पर्पस ऑफ लेटिंग आउट क्या होना चाहिए, फॉर स्टोरेज, प्रोसेसिंग, फैसिलिटेटिंग द मार्केटिंग ऑफ कमोडिटीज। ठीक है सर। तो ये मैंने आपको बता दिया जहां पर 100% आपको डिडक्शन मिलता है। ठीक है सर। अब आ जाओ जनरल। वो कहता है अगर हम जो ऊपर पढ़ा है उसके अलावा अगर आपकी कोई और इनकम है और अगर आप कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो आपको 1 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है। याद रखना, इनकम अगर 80,000 है तो 80 मिलेगा, अगर इनकम 2 लाख है तो 1 लाख तक, और इन एनी अदर केस अगर आप कंज्यूमर कोऑपरेटिव नहीं है तो 50,000 तक का बेनिफिट आप डिडक्शन का ले सकते हो। एंड दैट्स ऑल विद सेक्शन 80P। ठीक है जी। तो 80P उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया है। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट पे, और वो है 80PA। ये है मेरा अंतिम सेक्शन और उसके बाद डिडक्शन का चैप्टर खत्म। आई एम वेरी श्योर ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरी क्लास 1 क्लास 2 को थॉरली बार बार पढ़िएगा, बिकॉज मेरे हिसाब से डिडक्शन बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन देता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है। बट अगर आप दोनों क्लासेस को ध्यान से पढ़ोगे तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी
और ये फुली अमेंडेड है। आई एम वेरी श्योर आपने सारे पॉइंट विद अमेंडमेंट समझ लिए हैं, ठीक है जी। तो मैं लास्ट पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। कहते हैं जितनी भी प्रोड्यूसर कंपनीज होती हैं, पहली बात तो ये जो बेनिफिट है वो प्रोड्यूसर कंपनीज को मिलने जा रहा है। प्रोड्यूसर कंपनीज को अगर कोई एलिजिबल बिजनेस करने में कोई प्रॉफिट होता है, मैं रिपीट करूंगा, कोई भी प्रोड्यूसर कंपनी, लेकिन ये कौन सी प्रोड्यूसर कंपनी है? सब प्रोड्यूसर कंपनी कौन होती है? देखिए मैंने तो 1956 कंपनीज एक्ट पढ़ा था, उसके अंदर सेक्शन 581 ए में बताया जाता था कि जो भी कंपनी 581 बी एक्टिविटीज करती पाई जाएगी उसको प्रोड्यूसर वर्क कंपनी बोलते थे, जिसमें हार्वेस्टिंग ये सब चीजें आ जाती थी, तो उसको हम प्रोड्यूसर कंपनी बोलते थे, ठीक है। बाकी आप अपने कंपनी लॉ के टीचर से पूछना, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। प्रोड्यूसर कंपनी जितनी भी होती हैं, अगर उनकी टोटल टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ होनी चाहिए तो उनको ये बेनिफिट मिल जाएगा। टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे होनी चाहिए, और अगर उनकी इनकम में इंक्लूड पाया गया एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट। सर अब एलिजिबल बिजनेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। एलिजिबल बिजनेस का मतलब है मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय द मेंबर्स, परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स सप्लाइंग टू द मेंबर्स, प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सर ये तो हमने ऊपर एटीपी में भी पढ़ा था, बिल्कुल सही। आप कह सकते हो कि एटीपी का बेनिफिट सिर्फ दिया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर इट्स मेंबर। अब प्रोड्यूसर कंपनी अगर फॉर इट्स मेंबर इनमें से कोई भी काम करेगी तो भी क्या उसको एटीपी ए में बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है सर। इसीलिए इसको एटीपी ए कहा गया, क्योंकि सिमिलर बेनिफिट ऑफ एटीपी प्रोड्यूसर कंपनीज को भी दिए गए हैं। अब ये बेनिफिट कब तक मिलेगा, कितना मिलेगा, वो मैं बता देता हूं। सर बेनिफिट मिलेगा आपको 100% ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि जितना आप कमाओगे 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है जी। एट्रीब्यूटेबल टू सच बिजनेस रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर कंपनी ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल बट बिफोर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2025। इसका मतलब आपने असेसमेंट ईयर यहां से लेकर यहां तक के बीच में जिस भी पर्सन ने बिजनेस कमेंस करा होगा, जो भी वो प्रॉफिट कमाएगा, क्या उसको 100% तक का प्रॉफिट का डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80PA के अंदर। तो अगर पेपर में आ जाता है कि 80PA का बेनिफिट किसको मिलेगा, प्रोड्यूसर कंपनी को मिलेगा, और वो कौन सी प्रोड्यूसर, जिसकी टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन या यू कैन से लेस देन 100 करोड़ होनी चाहिए, और उसके पास बिजनेस इनकम होनी चाहिए फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस। एलिजिबल बिजनेस क्या है इन तीनों में से? सर तीनों में से कौन से? एलिजिबल बिजनेस का मतलब द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय द मेंबर्स, परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट सीड्स लाइव स्टॉक, प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द मेंबर्स। इन में से कोई भी बिजनेस इनकम होगी तो उसको जो भी प्रॉफिट आएगा क्या 100% डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है जी। एंड दैट्स ऑल विद चैप्टर ऑफ डिडक्शन। आई एम वेरी श्योर ये चैप्टर आपको बड़ा अच्छा समझ आया होगा। अच्छा लगे तो बताइएगा जरूर कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और इसके जो नोट्स हैं वो मैं नीचे आपको दे दूंगा, वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।